एक दो चीजें हैं, मैं बीच बीच में ऐड कराता रहूंगा जहां से मुझे कुछ मिलेगा कि ये भी चीज लिखवानी चाहिए। एक शायद मैं किसी बच्चे के नोट्स देख रहा था, मैंने वहां जहाँ मसहत वाला लिखवाया था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स पे पॉइंट, मसहत वाला एक पॉइंट लिखवाया था, आपको याद हो, रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी में। उसमें जहाँ इसने मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए ये यूनिट यूज करी थी ना, जिस सिस्टम को मसहत कहते थे, तो जो एक यूनिट यूज करी थी इसने, इकाई यूज करी थी, उसका नाम लिख लेना जरा, वफा ए बिस्वा। वफा ए बिस्वा, वहां पे ऐड कर लीजिएगा ये चीज, ठीक है। ये इकाई थी, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, जिसको मसहत सिस्टम, सिस्टम का नाम मसहत था, एक प्रक्रिया थी, एक सिस्टम था जिसको मसहत बोलते थे, लेकिन जो यूनिट थी लैंड की वो क्या थी, वफाए बिस्वा। बिस्वा जो होता है ना, ये आज भी इधर यूपी साइड में आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं ये यूनिट यूज होती है। ये एक बीघे का 1/20th पार्ट होता है, 1/20th ऑफ बीघा। सर इसको रेवेन्यू सिस्टम में ऐड करना। हाँ बेटा, जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स करवाए थे ना अलाउद्दीन खिलजी के, उसमें ऐड कर लेना ये पॉइंट अलग से। जब मसहत सिस्टम लिखवाया था मैंने, वहां लिख लेना, यूनिट फॉर मेजरमेंट वाज यूज्ड वफाए बिस्वा। वफाए बिस्वा मापने की इकाई थी। बिस्वा क्या था, बेसिकली 1/20th ऑफ बीघा, एक बीघा का। इसको लिख लो, फिर मुझे जरा याद दिलाओ कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, तब हो गया लास्ट वीक, 14 तारीख को थी लास्ट क्लास। क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम, क्या लिखा था, थोड़ा मुझे याद दिलाओ। श्वेता आई है क्लास में? सर इसको एक बार और बोलिए ना, वफाए विश्वा मतलब वफाए कैसे लिखना बिस्वा, ये लिखा है ना सामने हिंदी में, वफाए बिस्वा। है? यस सर। मापने की इकाई थी, भूमि मापने की इकाई थी। वफाए बिस्वा वाज यूज्ड एज यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट। ये मसाहत की इकाई मतलब हाँ, मसाहत। मसाहत वाले पॉइंट में ही लिखना है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर। मुझे बताओ आखिरी पॉइंट क्या लिखा था, कहाँ तक करवा दिया था? आज कुफ का गढ़ इस्लाम का घर बन गया। अमीर Khushru mentioned in his book, बोलो, a एक जना Kufar बोलो, एक house जना now बोलो, become. एक जना बोलो, हाँ फिर से बोलो, कौन बोल रहा था लास्ट में? सर आपने रत्नाभोर कैंपेन में लिखवाया था, आमिर खुसरो रणथंभौर, मेंशन अच्छा इन हिज बुक। रणथंभौर, हाँ, रणथंभौर। रणथंभौर। कुफार हाउस नाउ बिकम इस्लाम हाउस। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का गढ़ हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और हमने जौहर की बात करी थी, सबको समझ में आ गया था, साका क्या होता है? सर यस सर। हाँ बोलिए बोलिए शिवानी। सर रणथंभौर से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ा दीजिए, यही रणथंभौर से। तो उस दिन मेरा नेटवर्क बहुत स्लो था तो कुछ समझ में नहीं आया था। रणथंभौर अभियान में क्या हुआ था, मैं रिवाइज करा देता हूँ आपका। बेसिकली कहीं भी अलाउद्दीन या कोई भी शासक मान लो आपसे नॉर्मली भी कहीं कोई मेंस में पूछ ले, नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस टॉपिक, कि कोई भी राजा ने क्यों कहीं आक्रमण किया, तो उसमें 2-3 पॉइंट तो आपको कॉमन लिखने हैं, ये समझना आंसर राइटिंग की कला। रणथंभौर पे अलाउद्दीन ने क्यों किया, पहली बात तो उसकी इंपीरियलिस्टिक पावर यानी साम्राज्यवादी नीति के कारण, कि भाई उसको अपना एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सामरिक महत्व। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने बताया था, रणथंभौर का जो किला था वो गुजरात और मालवा वाले रूट पे पड़ता था। ये हो गया, यहां से आप दिल्ली से आएंगे, जो गुजरात की महत्ता थी, गुजरात की इंपॉर्टेंस थी, वो क्या थी कि ट्रेड करना है अरब वर्ल्ड से। क्या करना है, ट्रेड। ऐसी जो मालवा की इंपॉर्टेंस थी वो थी एग्रीकल्चर, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी। तो जब दिल्ली से आदमी मालवा जाएगा या दिल्ली से गुजरात की तरफ जाएगा, तो बीच में इधर रणथंभौर पड़ रहा है, जयपुर के इधर एरिया में, राइट में, ईस्ट में। ऐसे आगे हम पढ़ेंगे चित्तौड़ भी इसी तरफ पड़ रहा है। आगे हम देखेंगे जालौर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, वो भी वहां पड़ रहा है। तो इन सब का लिए मोटा मोटा कारण 3-4 तो सेम ही है, कि भाई उसकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ऑन द ट्रेड रूट पे है, ये व्यापार मार्ग पर है, ये सारी जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है शिवानी, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। जी। तो इसलिए वहां पे वो अटैक करेगा।
दूसरा, मैंने आपको कुछ तत्कालीन कारण भी बताए थे, तात्कालिक कारण कि इंस्टेंट रीजंस क्या थे। हमने बताया था कि 1299 में 1299 में अलाउद्दीन की फौज किसके, उसके सेनापति के नेतृत्व में, कौन, उलुग खान और नुसरत खान गुजरात आक्रमण करने गए। एक चीज और बताई थी, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे जब मंगोल्स ने आक्रमण किया था, उसको उन्होंने अच्छे से रोका था और कुछ 3-4 हजार मंगोल यहीं रुक गए थे, जिनका उन्होंने धर्म परिवर्तित करा के, जिनको हमने नवीन मुसलमान, न्यू मुस्लिम्स कहा था। याद आ रही है बात? 2 क्लास पुरानी बात है। Yes, Yes, sir. sir. उन्हीं Yes, sir. न्यू मुस्लिम्स में ही 2 कमांडर थे, एक था मोहम्मद शाह, रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, और एक था के हबरू। इन्होंने क्या बोला कि भाई जब तुम लूट करी आपने गुजरात में 1299 में गुजरात में, तो जो लूट है उसका थोड़ा ज्यादा भाग दो। मैंने बताया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी बनाई, एक फौज बनाई कि मुझे एक व्यवस्थित फौज चाहिए, तो पहले तो होता था जो भी ये वॉर बूटी होती थी, जो भी लूट का माल होता था, ये सारे सिपाहियों में बंटता था और जो बचता था वो सुल्तान को मिलता था। कैसे कैसे कि 80% तो बट गया फौजियों में, अमोंग सोल्जर्स, और 20% रखता था कौन, सुल्तान। लिखवाया था ये वाला पॉइंट। बट आफ्टर मिलिट्री ऑफ अलाउद्दीन, जब अलाउद्दीन ने अपने मिलिट्री में सुधार किए, उसने कहा कि नहीं, मैं इनको एक फिक्स्ड सैलरी दूंगा। फिक्स सैलरी का मतलब भाई लूट तो तब मिलेगी जब आप लूटने जाओगे, कहीं कोई आक्रमण करोगे। फिक्स सैलरी तो मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जैसा भी रहा होगा सिस्टम, वैसा दे रहे हैं। तो अब फिक्स सैलरी के लिए पैसा भी चाहिए, तो उसने मार्केट रिफॉर्म्स किए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, हमने पढ़े। और क्या किया, जो ये वॉर बूटी होती थी इसको बदल दिया। अब सोल्जर्स को मिलेगी 20%, क्योंकि उन्हें फिक्स सैलरी भी मिल रही है, और सुल्तान रखेगा वॉर बूटी का 80%, क्योंकि इस 80% में से ही तो वो सैलरी देगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई? Yes, sir. Yes, sir. आ गई ना? हाँ। अब है क्या, जो ये मोहम्मद शौर के हबरू थे, एक तो इनको ये लगता था कि यार देखो हम अभी अभी मुसलमान बने हैं, ये लोग करते हैं हमसे भेदभाव। और क्या पहले तो 80% मिलती थी भाई, अब कोई एक आज भी है भाई, सरकार कोई काम करती है, कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग निंदा करते हैं, चाहे कोई सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहे आज की हो, 10 साल पहले की हो, आज से 40 साल बाद हो, हर कोई आपसे खुश नहीं रह सकता। ठीक है, इंग्लिश में एक फ्रेज है, इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी देन सेल आइसक्रीम। आप कुल्फी बेचिए, तब आपसे सब खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा, बुजुर्ग भी खुश रहेगा, बालक भी खुश रहेंगे, जवान भी खुश रहेंगे। आइसक्रीम सबको पसंद है। तो जब आप ऐसी किसी पोजीशन पे होते हैं, तो आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, यू हैव टू टेक सम टफ कॉल्स, और आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो ऐसे ही मोहम्मद शौर केहबरू को लगा कि एक तो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, और यार पहले तो ये 80% देते थे वॉर बूटी का, लूट का, अब 20% दे रहे हैं। तो इन्होंने इनसे थोड़ा विद्रोह विद्रोह किया, और ये चले गए किसके पास, रणथंभौर में होते थे चौहान वंश की शाखा के हमीर देव चौहान। ठीक है, हमीर चौहान के पास ये दोनों चले गए शरणागत, असाइलम ले लिया, पॉलिटिकल असाइलम, शरणार्थियों के रूप में चले गए। हमीर देव ने इनको शरण दे दी। अलाउद्दीन ने कहा कि भैया इनको तुम छोड़ दो, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। हमीर ने क्या कहा कि नहीं, हमारे धर्म में ये कहा गया है कि अगर आपकी शरण में कोई आया तो आप उसकी पूरी रक्षा करेंगे, यू हैव टू सेव देम, एंड आप ऐसे हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो इस बीच में अलाउद्दीन यहाँ पे आक्रमण करता है। उसके बाद हम देखते हैं रणथंभौर का किला अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिकली हाइट पे बना हुआ है, बहुत बुलंद किला है। हम आगे पढ़ेंगे, अबुल फजल अकबर के टाइम के हैं दरबारी, वो क्या लिखते हैं कि भारत में सारे किले नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। बख्तरबंद मतलब ये बहुत सॉलिड किला है यार, इसको भेदना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो 2 लोग होते हैं, मैंने बताया था, रतिपाल और रणमल, कहाँ के, अमीर चौहान के ही राज्य के। वो अलाउद्दीन से मिल जाते हैं, यानी दगा कर देते हैं। क्या करते हैं वो, भाई कोई भी होता है, जैसे एक फोर्ट है, ठीक है, मैंने बताया था कि मान लो ये रणथंभौर का किला है, आपके पास फौज है 3,000 की, सामने से कोई आ रहा है, सपोज अलाउद्दीन आ रहा है, उसकी फौज है 30,000 की, तो आप क्या करते हैं, आप अपने किले में ही रहते हैं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो मरेंगे, सीधी सी बात।
और किले अपने आप में बहुत बड़े होते थे, इसमें सारे रिजर्व्स होते थे, अनाज का, पानी के कुंड, बावड़ी बनी हुई है जिसमें पानी है। तो ये महीनों महीनों, मैंने बताया था अलाउद्दीन भी घाघ आदमी, 9 महीने के अराउंड ये यहाँ रुका था, 9 महीने 16 दिन के आसपास, ऐसा मिलता है हमें वर्णन। अब रतिपाल और रणमल ने बताया कि ये तो अभेद है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हिंदुओं की जो आहत होती है मानसिकता या धर्म, वो कैसे होता है, इन्होंने गाय की हड्डियों का चूरन, पाउडर अनाज में मिला दिया, और गाय का काट के खून जल में मिला दिया। अब इसे तो कोई ग्रहण करने से ना कोई पिएगा नहीं, तो विवश होके आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बाहर आके आप मौत के हवाले हो जाएं, या फिर आप लड़िए। तो ऐसे में क्या होता था कि जब दुश्मन की सेना किले को चारों ओर से घेर ले और किले के सारे रिसोर्स रिजर्व्स खत्म हो जाए, तो साका होता था। क्या होता था? साका। साके में 2 चीज होती थी, एक होता था केसरिया और एक होता था जौहर। केसरिया करते थे पुरुष और जौहर करती थी महिलाएं। जौहर मतलब अग्निदहा, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी। और जब पुरुषों को पता है कि भाई अब तो लड़ना ही है, अंदर रह के भूख प्यास से मरेंगे, और अब हमारे परिवार के लोग, हमारी पत्नियां अपने आप को अग्नि में समर्पित कर चुकी हैं, तो इनका जोश और 4 गुना हो जाता था। और ये केसरिया साफा बांध के या केसरिया वस्त्र पहन के लड़ने के लिए निकलते थे, और इनका सिर्फ एक ही मकसद होता था कि मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है। कि यार अगर 30,000 हैं तो 10,000 15,000 को तो खा के मरेंगे। तो ये होता था साका। यहां तक हमने पढ़ दिया था पिछली क्लास में। शिवानी, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अगला लिखो। सेकंड, चित्तौड़ कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान 1303। लिख लिया? अब सुनना इसमें बात। जैसे मैंने बताया ऊपर आपको, 1301 में रणथंभौर पे किया। अब कारण क्या है, कारण सुनना। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिकली उस ट्रेड रूट पे पड़ता है। इधर ये रहा आपका गुजरात वाला एरिया, ये रहा आपका दिल्ली। और जब दिल्ली से इधर ट्रेड करेंगे तो यहाँ तो पड़ गया आपका रणथंभौर, वो तो जीत लिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है मालवा। अब गुजरात जाना है, मालवा जाना है, तो आपको इधर से ही निकलना पड़ेगा। यहाँ है चित्तौड़, मैप में देख लेना, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नाम पड़ गया है। तो होता क्या था यार कि ये लोग आए, यहाँ अपना ट्रेड किया, और इन गुजरात वालों से, मालवा वालों से। अच्छा एक चीज और बताऊं, जो चित्तौड़ था आपका, या जिसको आप मेवाड़ बोलते हैं बेसिकली, अगर किसी को नहीं पता मैं थोड़ा सा बताऊं, राजस्थान है ये, मान लो राजस्थान है, जो आपका ये करेंटली जोधपुर वाला एरिया है, जोधपुर वाला, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इसको तो बोलते हैं हम मारवाड़। क्या बोलते हैं? मारवाड़। और जो आपका ये उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं मेवाड़। उदयपुर वाले को बेसिकली बड़े बड़े शहर से याद रखो। जोधपुर बीकानेर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? मारवाड़। उदयपुर वाले को बोलते हैं मेवाड़, और जयपुर वाले को बोलते हैं आमेर। ये 3 बड़ी रियासत थी, और ये अपने टाइम में अच्छी रियासत थी। मतलब ये तो हमें ऐसे पढ़ाया जाता है कि भाई नॉर्थ इंडिया में सिर्फ दिल्ली सल्तनत थी या मुगल थे, ये उनके पैरेललिटी पे ही थे, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम में आप अलग अलग देश देखो, इंडिया है, इजराइल है, चाइना है, ये सब तो ये अपने अपने में अच्छे खासे पावरफुल थे। और चित्तौड़ का, मेवाड़ का हमेशा ऐसा रहा है, इवन आजादी तक, आप 1947 तक देखेंगे, कभी भी दिल्ली के सामने झुके नहीं है, कभी नहीं झुके। बाद में आप देखेंगे, जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस आप पढ़ेंगे, प्रिवी पर्स काउंसिल ये सब हटाया गया और कोई भी मीटिंग हुई, तो आप यकीन करिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब वहां के राणा महाराणा को बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते आज तक हमारे पूर्वज कभी दिल्ली नहीं गए। दो अब भारत एक डेमोक्रेसी बन चुका है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं होगा। तो भी उसकी मीटिंग फिर उदयपुर में ही रखी गई थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में। अभी आप इतना समझो, मैप को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये ट्रेड रूट पे है, ठीक है। ऊपर से चित्तौड़ का किला अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने रणथंभौर के बारे में बताया था, ऐसे ही और बहुत बड़ा किला है। इसके अंदर मतलब कहा जाता है कितने 40-45 तो पानी के ही कुंड है।
काफी तो अब सूख गए नहीं है, लेकिन अभी भी 8-10 आपको मिल जाएंगे अगर आप में इसको घूमने जाएगा। बहुत बड़ा किला है। वही चित्तौड़, वही मेवाड़ एरिया जहाँ के आपके महाराणा प्रताप है, राणा सांगा, राणा कुंभा। राणा वर्ड आप जहां भी सुनेंगे ना, राणा उपाधि, ये मेवाड़ के लोग ही लगाते थे। ठीक है, इसका जयपुर बीकानेर इनसे मतलब नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, इधर मंगोल के अटैक काफी बढ़ गए थे। आगे हम पढ़ेंगे जो मंगोलों के सर्वाधिक अटैक हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन को, और एक बार तो ऐसा हुआ था दिल्ली के बिल्कुल पास तक आके चले गए थे मंगोल। मंगोल कहाँ तक, जो मंगोल्स थे वो दिल्ली के पास आकर चले गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार अभी तो हमने इसको एक बार हराया था जब मेरे चाचा राजा थे, सुल्तान थे जलालुद्दीन, तो मैं इनको तो धूल चटा चुका हूँ, लेकिन यार अब इनकी भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के आसपास ही आते जा रहे हैं, तो दिल्ली पे कब्जा कर ले तो अपने पास कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मुझे मिले। तो रणथंभौर जीत लिया, लेकिन रणथंभौर भी दिल्ली के ही नजदीक था। चित्तौड़ ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इवन मोर इंपॉर्टेंट देन रणथंभौर, बिकॉज दिल्ली से दूरी, इधर गुजरात और मालवा से नजदीकी। होता क्या था, मान लो ये लोग आए, गुजरात पे आक्रमण किया 1299 में, तो बोला तुम हमें टैक्स भेजोगे, तब तो वहां के राजा लोग हाँ कर देते थे। भाई आज भी अगर आप जाएं, मतलब मैं कहूँ अगर किसी की शादी हो दूर की, किसी के दोस्त की, 200 किलोमीटर भी जाना तो आदमी 10 बार सोचता है कि अरे यार क्या जाए, ठंड है, पैसा ज्यादा लगेगा, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये बात कब चल रही है, आज से 700 साल पहले की। रोड भी इतने प्रॉपर नहीं थे, फिर वो हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसको और भी चीजें देखनी है, तो बार बार आना जल्दी जल्दी पॉसिबल नहीं होता था। तो ये लोग क्या करते थे गुजरात वाले, मालवा वाले, कि उस टाइम तो हम ही भर दी, बाद में टैक्स नहीं भेज रहे हैं। तो अलाउद्दीन को लगा बार बार जाके हरा तो हम इन्हें देंगे, लेकिन इसमें हमारे रिसोर्सेज बहुत खर्च हो रहे हैं। उधर से मंगोल दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली के पास तक आ चुके हैं, तो उसने कहा ये चित्तौड़ पे हम अपना एक दूसरी राजधानी है, मतलब इसको एक पॉइंट अपने कब्जे में लेंगे, ताकि कल को अगर कोई दिल्ली पे मंगोल आक्रमण करते हैं, मंगोल अटैक करते हैं, तो हम चित्तौड़ से अपना राज शासन चलाएंगे। और गुजरात के भी नजदीक है, ट्रेड विद अरब्स, और मालवा के भी नजदीक है। मालवा यही अपना उदयपुर और आधा एमपी का, जो एमपी में उज्जैन, मंदसौर, ये सब नाम आपने सुने होंगे, वो वाला रीजन मालवा। बहुत फर्टाइल लैंड है आज भी, खूब फसलें फसलें उगती है, तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से मालवा बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक समझ में आई बात? हेलो, यस सर, समझ आ गई। यहाँ तक समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े? यस सर, आगे अगला अगला सुनिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे। रतन सिंह हुए, रावल रतन सिंह। बप्पा रावल के बारे में मैंने पढ़ाया था। अच्छा, जो रावल ब्रांच थी ये रतन सिंह के बाद, जब 1303 में पद्मिनी वाला, आप सबको ही पता है वो, तो इसके बाद एक्चुअली इनकी कोई संतान नहीं थी। तो होता क्या था, मेवाड़ में जो बड़ा भाई है वो तो टाइटल लगाएगा रावल या महारावल। बप्पा रावल हो गया, रावल रतन सिंह, आप लोगों ने पिक्चर देखी तो होता है रावल रतन सिंह। इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके तो कोई पुत्र होता नहीं है, तो जो इनका छोटा भाई होता है वो एक दूसरी ब्रांच चलाते हैं, वो बोलते हैं उन्हें राणा। फिर वहां से जितने भी मेवाड़ के शासक होंगे, राणा 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 ही लगेगा, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, आगे चल के ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, जो रावल रतन सिंह थे इनके फादर थे समर सिंह। कौन थे? समर सिंह। हुआ क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना या अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात पे जब अटैक करने जा रहे थे, तो इधर एक जगह पड़ती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहीं पे चित्तौड़ के पास और गुजरात से बिल्कुल बॉर्डर पे राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है जालौर। तो जब ये रास्ता था या फिर ये एक रास्ता था गुजरात तक जाने का, ये दो रास्ते थे, तो इन्होंने कहा जालौर वाले से चलते हैं। तो जालौर में चौहान की एक शाखा थी देवड़ा, आगे बात करेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं जान देंगे। भाई आज भी ऐसा होता है, कहीं भी जाओगे तो टोल टैक्स देना पड़ेगा, होती है ये चीज। तो इसने, जालौर वालों ने मना कर दिया। तो अलाउद्दीन की सेना, अलाउद्दीन की फौज चित्तौड़ से ही होके गई। चित्तौड़ में उस टाइम कौन थे? रतन सिंह के पापा समर सिंह। इतना ये सब याद नहीं करना, सिर्फ एक आप लोग को बैकग्राउंड बता रहा हूँ, चीज कैसे हो रही है। ये सब आपसे यूपीएससी में नहीं पूछेगा तो डिटेल में, राजस्थान की हिस्ट्री जब कभी कोई देगा आर्य सबकी बात अलग है, अभी सिर्फ कहानी सुनो। तो दो रीजन मैंने आपको बता दिए, एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन चित्तौड़ की, प्लस ट्रेड रूट पे पड़ता है, और एक पॉइंट को हर जगह चिपकाना है, इसकी साम्राज्यवादी नीति, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी या किसी भी सुल्तान के, उसको साम्राज्य का विस्तार करना है। और क्या कारण था,
तो 1299 में जब यहाँ जालौर वालों ने मना कर दिया तो ये चित्तौड़ वाले रूट से इसकी फौज जा रही थी गुजरात। तो जब ये जा रही थी, मैंने बताया मेवाड़ अपने आप में बहुत शक्तिशाली राजघराना मतलब एम्पायर होता था। तो समर सिंह ने कहा भाई ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आप हमें कुछ कर दीजिए, यानी टैक्स दीजिए। आज भी होता है, आप कहीं जाते हो टोल टैक्स लगता है। तो अलाउद्दीन तो पहले तो क्या मतलब लड़ भी नहीं सकते, इतने मैंने बताया समकक्ष थे, पावरफुल बराबरी के थे दोनों। तो अलाउद्दीन ने कहा हाँ ठीक है चलो, टैक्स वैक्स दिया, ये लोग लड़के आए, गुजरात कैंपेन से वापस लौट गए। अब होता क्या है, अलाउद्दीन तो ये बात भूल भी गया था, लेकिन जो आजू बाजू के लोग होते हैं ना, ये आपको चीजें भूलने नहीं देते। एक दिन अलाउद्दीन अपने दरबार में बैठा था और बोल रहा था मैं तो सिकंदर सानी हूँ, मैं दूसरा सिकंदर हूँ और मैंने पूरे हिंदुस्तान पे विजय पा ली। आसपास ही बैठे उसके दरबारी कुछ हंसने लगे। सही कह रहे हो सुल्तान, सही। अलाउद्दीन का तुम हंस क्यों रहा? कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कह रहे नहीं बताओ हंस क्यों रहे? कह रहे सर वो समर सिंह टोल टैक्स याद है। अब अलाउद्दीन को लगा यार ये लोग तो ऐसे मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो एक ये भी इसका रीजन था चित्तौड़ पे आक्रमण करने का। कौन सा? समर सिंह वाला। ऊपर से हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, लगभग 1227 की बात है। इल्तुतमिश पढ़ा था हमने। इल्तुतमिश भी इधर गुजरात ट्रेड के लिए जा रहा था। तो चित्तौड़ में उस टाइम राणा होते थे जैत्र सिंह करके, और इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच भूताला का युद्ध हुआ था। भूताला का बैटल ऑफ भूताला 1227 में, जैत्र सिंह एंड इल्तुतमिश के बीच में। और इसमें इल्तुतमिश हार गया था, जैत्र सिंह जीत गया था। तो अपने आप में मेवाड़ कह लो या चित्तौड़ कह लो, इसकी प्रेस्टीज, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो अब भाई अलाउद्दीन सुल्तान हिंद वो अपनी नाक के नीचे कैसे बर्दाश्त कर ले कि कोई एक छोटा सा साम्राज्य उसकी दृष्टि में ये अपने आप में इतना पनप रहा है कि पहले इल्तुतमिश आया दास वंश का, उसको भी हरा दिया भूताला के युद्ध में, ये वो और ये सब जो मैंने आपको 2-3 कारण बताए। तो इस कारण से भी चित्तौड़ जीतना अलाउद्दीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? यस किसी को सर डाउट? क्लियर। क्लियर है? और बाकी फिर आप जानते ही हो, इसमें कुछ लिखवाने जैसा तो ये भी नहीं था। एक हम कहते हैं कि पद्मिनी वाला कारण। सबको स्टोरी सुनाने की जरूरत तो नहीं है, ये सुना दूं? हाँ, कौन सा स्टोरी? मतलब मैं पद्मिनी नहीं वाला। जानती उस बारे में। चलो मैं मैं भी नहीं बता देता हूँ जानती। तुमको। चलो सुन लो सुन लो सुन लो, जानना चाहिए, सुन लो। कहा जाता है पद्मिनी एक रानी हुई है, और ये कहाँ की थी? ये सिंघल द्वीप की थी। सिंघल द्वीप कहा गया है कि आज के टाइम का श्रीलंका। श्रीलंका में पद्मिनी हुई। किनकी बेटी थी? ये कुछ तो मैं याद नहीं करना है, सिर्फ कहानी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो पता रहे क्या रीजन था। ठीक है, तो ये अकेला कोई रीजन नहीं है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रीजन को कुछ लोगों ने माना है, कुछ नहीं माना है कि भाई, वरना ऐसा नहीं होता कि एक पद्मिनी के लिए। ऐसे तो अलाउद्दीन ने बहुत जगह आक्रमण किया, हर जगह तो पद्मिनी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये भी एक कारण था, तो सुन लो। एक राजा हुए गंधर्व सेन, श्रीलंका साइड में सिंगल द्वीप जैसा बताया गया है। रानी थी चंपावती, उनकी बेटी थी कौन? पद्मिनी। तो कहा जाता है कि भाई एक तोता था हीरामन नाम का, वो आया रतन सिंह के पास। रतन सिंह कौन? यही समर सिंह के बेटे रावल रतन सिंह। ये 1302 में राजा बने थे। तो बताते हैं कि एक तोता आया और उन्होंने इससे कहा कि भैया आज यहाँ से कई सुदूर समुद्र के पार एक रानी है, एक राजकुमारी है, सॉरी रानी नहीं, एक राजकुमारी है जो बहुत बेहद सुंदर है, और अगर वो आपकी रानी बन जाए तो आपके और चित्तौड़ के यानी मेवाड़ के भाग्य खुल जाए। ठीक है भाई, राजा भी रतन सिंह जी भी निकल पड़े अपने घोड़े लेके और श्रीलंका पहुंचे, सिंघल द्वीप पहुंचे। घूमते रहे। कहते हैं लिखा हुआ है, मतलब ऐसा पाया है कि 5-6 साल उन्होंने घूमा, सब कुछ उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए और जोगी का भेष धारण कर लिया, सन्यासी बन गए। तो एक दिन वहीं से ये गंधर्व सेन जी निकले और उन्होंने देखा कि मिस्टर हु आर यू? तो वो कह रहे कि मैं तो एक जोगी हूँ। कह रहे नहीं नहीं, जोगी तो नहीं, हैंडसम, आप तो बड़े अच्छे लगते हैं, किसी मतलब अच्छे परिवार से। तो वो बताते हैं कि हाँ मैं रावल रतन सिंह हूँ, मेवाड़ का राजा। वो कहते हैं अच्छा अच्छा, अरे मैं मुझे लग ही रहा था कि आप तो मतलब शक्ल से लग ही नहीं रहते कोई जोगी। आप यहाँ कैसे? क्या क्या मकसद है, क्यों आप यहाँ आए? वो बोले मकसद तो आपके महलों में है। और बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं आपकी बेटी पद्मिनी से, राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। भाई क्यों ना करे, चित्तौड़ का अपने आप में उस टाइम एक बहुत महत्व था और सब एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल था। मैंने आपको बताया ही, कोई भी आके जीत नहीं पाया, चाहे इल्तुतमिश हो, जलालुद्दीन खिलजी हो, कोई भी हो।
तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये पद्मिनी से शादी करके वापस आ गए। उधर हम देखते हैं एक विद्वान होता था रतन सिंह के दरबार में, राघव चेतन, पंडित जी हुआ करते थे, राघव चेतन। इनका डामाडोल हो गया, राजा की वाइफ यानी रानी पे ही इनका दिल आ गया, और ये बात पता चल गई किसको? रतन सिंह को। रतन सिंह ने कहा कि आपने तो अपना मतलब धर्म पूजा पाठ सब भ्रष्ट कर दिया, आपको पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, और आप किन चीजों में लगे पड़े हैं, और उनको देश निकाला दे दिया। देश निकाला मतलब अपने राज्य से निकाल दिया। अब होता क्या है, जो खैर खाया हुआ आदमी होता है, जिसको चोट लगी होती है, वो ये जानता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो ये चले जाते हैं अलाउद्दीन के पास और बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, उसने निकाल दिया है। और जब आप सिकंदर सानी और आप खुद कहते हैं इस दुनिया में जो भी नायाब चीजें उस पर आपका हक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां ऐसे ऐसे है पद्मिनी करके, और उससे आप अपनी रानी बनाइए और इसको हराइए, चित्तौड़ जीत के आइए। तो अलाउद्दीन जाता है बहाना करके और कहता है कि मैं रतन जी आपसे ट्रीटी करना चाहता हूँ। हाँ, आपके पिताजी ने मुझसे टोल टैक्स लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब बातें भुला के आपसे ट्रीटी करना चाहता हूँ। और खाने वाने को बुला के, भाई बाद में जैसे आदमी सी ऑफ करता है, आपके घर भी कोई आता है, तो रतन सिंह जब उसे सी ऑफ करते हैं तो ये उनको बंदी बना लेता है और ले जाता है, और कहता है मैं आपको तभी छोड़ूंगा जब आपकी रानी पद्मिनी मुझसे शादी कर लेगी और मेरे पास आएगी। तो पद्मिनी भी अपने आप में बेहद खूबसूरत और उतनी ही दिमाग से मतलब बहुत ही होशियार जिसको कहा गया है। तो पद्मिनी के दो भाई होते थे, दो भाई नहीं, एक भाई एक भतीजा, एक गोरा और एक बादल। मतलब ये भाई था, कजिन मान लो भाई, और ये गोरा का ही भतीजा था बादल, और ये भी बहुत आला दर्जे के सिपाही या सेनापति कह लो। तो इन्होंने क्या एक ट्रिक बनाई कि ठीक है हम वहां जाएंगे। अच्छा, पहले के जमाने में कहीं भी कोई महिला जा रही है या उसका प्रोसेशन जा रहा है तो वो पालकियों में जाते थे, कहार, पालकी चलाने वाले को क्या कहते हैं, कहार, डोली उठाने वाले को, ठीक है। तो उसमें बैठ के जाएंगे। तो पद्मिनी ने क्या किया कि मैं अपनी दासियों के साथ आऊंगी, या जो मेरी 7 महिलाएं उनके साथ आऊंगी। अलाउद्दीन को कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, अलाउद्दीन उधर खुश हो गया। अब पालकियां चली तो पालकियों में इन्होंने क्या किया कि आगे तो बैठी पालकी में पद्मिनी, और पीछे जितनी भी पालकियां थी उसमें सब सिपाही, और ये गोरा बादल के नेतृत्व में सारे सिपाही, फौज पूरी पालकियों में बैठ बैठ के आई। वहां गए, इन्होंने लड़ाई करी, अलाउद्दीन को पता ही नहीं चला। अलाउद्दीन तो अपना ही अलग बिनते दिल तैयार हो रहा था, और इतने में पद्मिनी रावल रतन सिंह को लेके वहां से निकल गई। और कहा जाता है ये जो गोरा थे ये वहां पे शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते, और वापस आ गए ये किधर, चित्तौड़। अब जब अलाउद्दीन को पता चला कि मेरी नाक के नीचे इतना तगड़ा मेरा बेवकूफ बना के ये लोग लेके चले गए, तो ये एक कहा गया ये एक इंस्टेंट वो था। जो 3-4 रीजन बताए, एक ये इंस्टेंट रीजन था, और इसने कहा चलो चित्तौड़ अब वहां आक्रमण करेंगे। फिर वही हुआ, अलाउद्दीन घाघ आदमी 8 महीने डेरा डाल के बैठ गया चित्तौड़ के किले के आगे। तो एक टाइम तो आएगा जी कि अंदर का भी खाना पानी दाना खत्म होगा। तो फिर क्या होता था, मैंने क्या बताया, साका। ये चित्तौड़ का पहला साका था 1303, ठीक है। साका में मैंने बताया एक होता है केसरिया जो करते हैं पुरुष, तो यहाँ कौन लीड करेगा, रतन सिंह जी। और जौहर जो किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया, रानी पद्मिनी। और लड़ते लड़ते इन्होंने अलाउद्दीन की फौज को काफी घाटा पहुंचाया, लेकिन अलाउद्दीन जब तक अंदर पहुंचा, उसको तो पद्मिनी से शादी करनी थी। जैसे ही अलाउद्दीन अंदर पहुंचा, देखता है अंदर तो सब राख राख तार तार, कुछ नहीं मिला, और वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया। कहते हैं कि वो बाहर आया और उसने पूरे गांव में जितने लोग थे, भयंकर चिढ़ा हुआ था वो, इरिटेटेड, उसने 30,000 लोगों का नरसंहार करा दिया। 30,000 आम पब्लिक जो थी उसको कटवा दिया, नरसंहार जिसको कहते हैं, है ना। और उसके बाद अपने बेटे खिज्र खान, इसका बेटा होता था खिज्र खान, उसको यहाँ का शासक बना दिया खिज्र खान, और यहाँ का नाम बदल के चित्तौड़ को कर दिया खिजराबाद। जो मेरा बेटा खिज्र है, समझो कहीं भी बाद शब्द आए क्या मतलब होता है, जो खिज्र खान है ये चित्तौड़ को क्या करेगा, आबाद करेगा, इसलिए नाम खिज्र खान। और आगे हम देखते हैं जो ये है आपका मैंने बताया था अमीर खुसरो, ये खजाइनुल फुतूह में लिखवाता है कि हाँ, कि अलाउद्दीन ने 25 अगस्त 1303 में 30,000 मासूम लोगों को कटवाया, ठीक है।
यहाँ तक समझ में? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर सर हम्म ये जो पूछिए। गौर और बादल थे, ये इनका गौर और नेम बादल, था या हाँ। फिर कोई टाइटल था? मतलब नहीं यही नहीं, नाम नेम था था? गौर, गौर गौर और बादल, ये सेनापति थे। पद्मिनी के भाई थे गोरा, और गोरा का भतीजा था बादल। ये चाचा भतीजा थे आपस में, गोरा और बादल। अच्छे सेनापति थे। ओके सर। अब होता क्या है, लेकिन जो ये पूरी व्याख्या है कि भाई पद्मिनी श्रीलंका की थी, ये थी, इन सब की हमको जो पता चलता है, ये पता चलता है लगभग 1540 में शेरशाह सूरी जब राजा था, तो यहाँ अवध में, अवध मतलब लखनऊ अयोध्या वाला रीजन, यहाँ पे एक पोएट हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हुए हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। तो जब मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं, इन्होंने एक काव्य लिखा, जिस काव्य को कहा गया, काव्य मतलब एक लिटरेचर, एक बुक, जिसको कहा गया पद्मावती। और ये कहा गया ये इनकी कल्पना है। उसमें इन्होंने ये सब पूरा जो मैंने आपको बताया, ये नहीं, ये चीज तो सही है कि साका हुआ, ये हुआ, मतलब जो ये स्टोरी बताई कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, फिर वहां वो गए, तो ये एक कवि की कल्पना है। क्योंकि आप भी जानते हो यार, कोई अब हीरामन का नाम का तोता आज तक मेरे कान में तो आके नहीं बोला कि भाई साहब वहां जाइए और वहां आपको एक सुंदर कन्या मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ये कवि की कल्पना है। दूसरा, ये हम भी जानते हैं, तमिलनाडु, श्रीलंका में कैसे कैसे, मतलब कहना नहीं चाहिए, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, लेकिन आप जानते हैं वहां पे ऐसा जैसा वर्णन किया गया कि पद्मिनी बहुत सुंदर थी, तो हमने भी देखा है श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर्स को ऐसे होते हैं। तो ये अपने आप में बात हजम नहीं होती। ऊपर से राजस्थान में भी कहावत चलती है पद्मिनी को लेके, पद्मिनी थी ऐसा नहीं था, लेकिन इस बात पे क्वेश्चन है कि ये सिंगल द्वीप श्रीलंका से थी और राजा को इतना काम नहीं है, वो 7 साल वहां घूमता रहा। क्योंकि हमने देखा जो रावल रतन सिंह थे, इनका जो शासन था 1302 से 1303 था, तो 7 साल कहाँ से हो गए, ये तो एक ही साल हुआ ना। तो ये कवि की कल्पना है। राजस्थान में फिर कहीं कहता है कोई, पूगल गडरी पद्मिनी, पूगल बीकानेर वाले एरिया को कहते हैं, ठीक है, पूगल गडरी पद्मिनी रानी तू सिरमौर, कि पद्मिनी तू पूगल बीकानेर की है और तू सभी रानियों में सिरमौर है, ठीक है। जन्म लियो जैसलमेर, जैसलमेर तूने जन्म लिया, और परणीगढ़ चित्तौड़, और तेरी शादी जो हुई वो चित्तौड़ में हुई। तो ऐसा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मलिक मोहम्मद जायसी ने सुना हो, और ये सिंघल जब राजस्थान से पूगल नाम इन्होंने सुना हो, ये यूपी तक आते आते पूगल से सूगल, और सूगल से फिर सुजा, उस पर अभी बताऊंगा। तो यही पूगल आगे जाके सिन्हल बन गया, और सिन्हल को हमने श्रीलंका बता दिया। तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वो श्रीलंका की थी, लेकिन ये कवि की कल्पना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, रवि मतलब सूर्य, कि जहां सूर्य भी नहीं पहुंच पाता, वहां एक कवि की कल्पना, एक पोएट की थॉट पहुंच सकता है, ठीक है। तो अगर आप, वैसे तो ये मिडिवल और ये कभी उसमें मेंस में आते नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब तक आप जाएं, जब ऑप्शन हट जाए, तो हो सकता है एंशियंट मिडिवल भी आने लगे। तो कभी आपसे कोई कारण पूछे तो सबसे पहले ये मत लिख देना कि भैया पद्मिनी के प्यार में रतन जी पागल थे और तोते ने ये कहा, ये सब नहीं, ये सबसे एंड में लिख देंगे। मेन जो आपके रीजंस हैं अलाउद्दीन के अटैक के, वो क्या थे? पद्मिनी वाला नहीं था, ठीक है, वो एंड में था। इट इज वन ऑफ द रीजन, और ये स्टोरी सही है कि अलाउद्दीन आया, अलाउद्दीन को वो पसंद थी, और बाद में भी उसने 30,000 लोगों को कटवा दिया, ये तो सही है। लेकिन जो ये एक थ्योरी है कि वो सिंघल द्वीप की थी, और भैया जब वो पानी पीती थी गले से तो पानी पूरा दिखता था, ये एक कवि की सिर्फ कल्पना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, जो कि 1540 के पोएट हुए शेरशाह सूरी के टाइम के। तो जो मेन कारण थे चित्तौड़ पे आक्रमण के, मैंने बता दिया, साम्राज्यवादी नीति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ट्रेड रूट पे था, समर सिंह वाला पॉइंट कि भाई टोल टैक्स के लिए उसने लिया था तो वो उससे चिढ़ा बैठा था, और फिर बाद में एक तात्कालिक कारण एक ये भी था कि भाई राघव चेतन वहां गया और उसने ऐसा ऐसा। बाकी आप लोग को इसके बारे में जानना जरूरी था, जो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि जौहर क्या था, साका क्या था, लेकिन आप भारत में रह रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए चीजें कि हमारे ऐसे महानतम महानतम लोग हुए, ऐसी स्त्रियां, ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने आप को आग में समर्पित करना सही समझा, बशर्ते कि उनके शरीर पे या उनको कोई और छुए। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो, ज्यादा कुछ लिखना है नहीं, ये मैंने सब कहानी तुम लोग को बताई है। चित्तौड़ वाले में क्या पॉइंट लिखवाऊं?
रीजन तो आपको पता ही है, या लिखवाऊं एक एक पॉइंट पे, क्योंकि वो रीजन सब में ही कॉमन रहेंगे भाई। इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन, चित्तौड़ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ चित्तौड़, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चित्तौड़। ठीक है, ये कर लेंगे ना खुद। सर इसका नोट्स ही बनवा दीजिए, बिकॉज बाद में रिवीजन करने में इजी होता है। ठीक है, लिख लो। ये इसमें से दो तीन जो रीजन है वो रणथंभौर वाले में भी और आगे जो अटैक्स होंगे उसमें कॉमन है। चित्तौड़ के मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो। चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण, रीजंस फॉर अटैक ऑन चित्तौड़। पहला पॉइंट लिख लो, सिर्फ पॉइंट लिख लेना, बाकी तो आप लोग सेंटेंस बना लोगे। सुल्तान इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन, सुल्तान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं। सेकंड लिखो, चित्तौड़ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। अगर बाद में याद ना आए ना तो एरो करके लिखना, चित्तौड़ ब्रैकेट में लिखना उदयपुर वाला रीजन करंट टर्म में, ठीक है, मेवाड़ वाला। चित्तौड़ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। कमर्शियल एंड ट्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। ब्रैकेट में लिख लेना, लोकेटेड ऑन दिल्ली टू गुजरात एंड मालवा रूट। कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। ब्रैकेट में लिख लेना, चित्तौड़ दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा वाले रास्ते पर स्थित है, या था, है ही होगा। लोकेटेड ऑन दिल्ली टू गुजरात एंड मालवा रूट। ठीक है, अगला लिख लो, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व। सर इंग्लिश में फिर से रिपीट कीजिएगा। इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व। इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चित्तौड़, मेवाड़ लिख लेना, मेवाड़ ब्रैकेट में चित्तौड़। फिफ्थ, प्रेस्टीज ऑफ सुल्तान, सुल्तान की प्रतिष्ठा। ब्रैकेट में लिख लेना, रतन सिंह फादर समर सिंह कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम सुल्तान। सुल्तान की स्वयं की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज ऑफ सुल्तान, ब्रैकेट में लिख लेना, रतन सिंह फादर समर सिंह कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम सुल्तान ऑन हिज वे टू गुजरात। रतन सिंह के पिता समर सिंह ने सुल्तान से कर वसूला था जब वह गुजरात अभियान पे गया था 1299। लिख लिया? यस सर। छठे पे बस एक पॉइंट लिख के रख लो, क्वीन पद्मिनी, रानी पद्मिनी, बस ताकि याद रहे। लेकिन जिस मैंने उसमें लिखवाया ना क्वेश्चन में, ऐसे ही आप बोलेंगे कहीं भी, क्योंकि नॉर्मली होता है भाई हमने मूवीज देखी है और ये और पता है हम लोग को कुछ चीज पहले से, तो हम वो पहले बोल देते हैं अजी वाह उसको तो पद्मिनी पसंद आ गई थी और अलाउद्दीन ने कहा था एक जंग हुस्न के नाम। ना ना ना, ऐसा मत करना, बॉलीवुड से इतिहास मत सीखना। एंड में लिख लो बस ये क्वीन पद्मिनी, रानी पद्मिनी, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बट नॉट द मेजर वन। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखो, डेट वेट तो जरूरत नहीं है लिखने की। लिखो, सुल्तान कैप्चर्ड चित्तौड़ या अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़। सर डेट लिखवा दीजिए। शिवानी को आगे जाके मैं समझ गया, शिवानी सोच रही है अगर यूपीएससी नहीं निकलता तो मैं भी पढ़ाऊंगी और मुझे डेट्स पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट आ रहा है शिवानी को है। लिख लो, 25 अगस्त 1303, पिछले साल 710 साल हो गए हैं, 710 साल पहले की बात है। सही है ना भाई, मैथमेटिक्स देख लेना। सुल्तान अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़ एंड मैसाकर्ड 30,000 इनोसेंट सिविलियन। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और 30,000 मासूम लोगों का नरसंहार कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और 30,000 लोगों का नरसंहार करवा दिया। मैसेकर्ड 30,000 इनोसेंट सिविलियंस। अगला पॉइंट, ही हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान, इसने चित्तौड़ खिजर खान को सौंप दिया। एंड रीनेम्ड इट एज खिजराबाद, और चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया। He handed over चित्तौड़ to his son खिजर खान and renamed it as खिजराबाद, इसने चित्तौड़
अपने बेटे खिज्र खान को दे दिया और इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। अब ये जो खिजराबाद वाली बात है ये हमें कहाँ से पता चलती है कि इसने भाई नाम बदलकर खिजराबाद किया चित्तौड़ का? तो इस पे ऐसे गोला बना के, जैसा भी आप लोग नोट्स बनाते हो, लिख लेना। एक इंस्क्रिप्शन मिला है, दहबी पीर की दरगाह, दरगाह ऑफ दहबी पीर, दहबी पीर की दरगाह, एक इंस्क्रिप्शन मिला है 1325 का, 1325 ईस्वी का, सीई का या एडी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें हम पाते हैं कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया भाई? कोई डाउट है इसमें? यस सर लिख लिया। नो सर, नो डाउट, लिख लिया। अगला लिखिए, खिज्र, इसी में लिखना स्टार बना के, क्योंकि इसका अलग से कोई ऐसे लिखवाऊंगा नहीं मैं, यही लिख लेना। खिज्र खान बिल्ट अ ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। चित्तौड़ है ना, गंभीरी नदी पड़ती है, गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बोला खिज्र खान बिल्ट अ ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिज्र खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिज्र खान बिल्ट अ ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिज्र खान ने गंभीरी नदी के ऊपर पुल का निर्माण करवाया। अगला लिखो, इसने चित्तौड़ में एक मकबरा बनवाया। इसने खिज्र खान नहीं, इसी में एरो लगा के लिखना बेटा। इसने चित्तौड़ में एक मकबरा बनवाया। ही बिल्ट अ मैसोलियम इन चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में एक मकबरा बनवाया। इस मकबरे में, ये जो मकबरा बनवाया, इस मकबरे में पर्शियन यानी एक फारसी अभिलेख मिला है 1310 का। अब देखिए 1303 में ये हुआ है, इसके बाद खिज्र खान को यहाँ का गवर्नर बना दिया, और 1310 में यहाँ ये मकबरा बनवाता है, और यहाँ पे एक फारसी अभिलेख मिला है। ठीक है, इस अभिलेख पे ये लिखवाता है अपने फादर के बारे में। क्या लिखवाता है? इस अभिलेख में लिखवाता है, लिखो, इन दिस पर्शियन inscription it is written as Alauddin Khilji, sorry, in this inscription it is mentioned, yeah, Alauddin Khilji is called as second Alexander। कहता था ना मैं सिकंदर सानी हूं, दूसरा सिकंदर हूं। इस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा गया है। ऐसे लिखना, सुनो, in this Persian inscription Alauddin is called as second Alexander, comma, shadow of God, ईश्वर की छाया, एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड, संसार का रक्षक। दूसरा सिकंदर, इस अभिलेख में अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। ये जो हमने पढ़ा पूरा चित्तौड़ पे जो आक्रमण हुआ, जौहर हुआ, केसरिया हुआ, साका हुआ, और 30,000 लोगों को इसने कटवा दिया, इस सब की जानकारी अमीर खुसरो अपनी किताब खजाइने उल फुतूह में लिखता है। मैंने लिखवाया था ऊपर। या इसी खजाइने उल फुतूह को एक नाम और है, खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। इसी का एक दूसरा नाम आप और देखेंगे कई जगह, तारीख अलाई। तारीख का मतलब मैंने क्या बताया था? हिस्ट्री। बताओ कोई। हाँ, हिस्ट्री। तो किसकी हिस्ट्री? अलाउद्दीन खिलजी की। इसी किताब का दूसरा नाम है। तो लिख लो अलग से स्टार पॉइंट बना के, डबल स्टार बना के। सुल्तान या अलाउद्दीन कोर्ट हिस्टोरियन अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान का वर्णन अपनी पुस्तक खजाइने उल फुतूह, या जिसको तारीख अलाई कहते हैं, उसमें वर्णन करते हैं। द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो इन हिज बुक खजाइने उल फुतूह और तारीख अलाई
narrates the site of this invasion, narrates the site of this invasion, site SIGST। ठीक है, लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो भैया। यस सर। तुम लोग का इतने में पता है हमें कितने, कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास है। इस टाइम तुम लोग का चलना चाहिए कायदे में, जहांगीर अकबर तक लोग पहुंच जाते हैं। अभी 10 दिन में हमारी वो नहीं हुई है दिल्ली से उतने। लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को चीजें समझ में आनी चाहिए। कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप लोग? चीजें कनेक्ट हो जी रही है, सर। नहीं हो रही है? हाँ जी सर, हो रही। लड़का कोई नहीं बोल रहा, लड़का नहीं है कोई क्लास में? सर एक बात बोलूं सर मैं? यस सर। दो बोलो बेटा। सर जो आपने अभी तक नोट्स बनवाया सर, उससे सर मैंने अभी तक वो देख रहे जो भी अपनी यूपीएससी के पीवाई क्यू है सर, वो मतलब उसमें जो जो आपने नोट्स बनवाए सारे सारे क्वेश्चन सर उसमें सर, एक एक लाइन वाली सब मतलब। सब मिल गए? हाँ सर बिल्कुल सर, आपने जो फलवन का नहीं था वो नियामत खुदाई वैसा कुछ था, वो भी था हाँ उसमें, हाँ और जो हाँ, लाइन थी सारे उसमें क्वेश्चन वो। आपसे सॉल्व हो गए? यस सर, मतलब जितने थे अपने उतने ब- तो मैंने थे मतलब। बधाई हो यार, बहुत बधाई। अब ग्वालियर आऊंगा तो तुम एक चाय पिलवा देना मुझे बस, बढ़िया रहेगा। ठीक है? चाय नहीं, चाय और नाश्ता वगैरह कराएंगे सब कुछ। अरे नहीं यार, चाय पिलवा देना तुम, जब तुम बन जाओगे तब तुमसे पार्टी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एज फार एज थैंक मेरा यही मतलब है, आप कहीं से भी पढ़िए, मुझसे पढ़िए, कहीं और से, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होने चाहिए। अगर क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो आपका मकसद हल हो रहा है। थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूंगा, हो सकता है कुछ बच्चों को मुझसे लगा हो, आरुष सर से हो, आरोहण से हो, वो एक अलग है, बिकॉज वी आर अ फैमिली। आई फील टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। लेकिन तब भी अपने आप के लिए थोड़ा सा सेल्फिश रहना इस चीज को लेके कि मेरा मकसद हल होना चाहिए, क्योंकि आप, आपके माँ बाप या आप खुद बहुत उम्मीद से किसी चीज के पीछे, एक लक्ष्य के पीछे लगे हैं, और वो लक्ष्य आपको हासिल करना ही है ना भगवान? हाँ, यही रास्ता है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है आप लोग को, वो कहीं से आए। एंड एज फार एज आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यू या एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है यार, मैंने कुछ पढ़ाया, बच्चों का भला हो रहा है, आगे चलते रहेंगे। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। ठीक है, अगला लिख लो अलग से एक स्टार पॉइंट, कि रानी पद्मिनी वॉज डिस्क्राइब्ड एज द प्रिंसेस ऑफ सिन्हल आइलैंड। सिन्हल, पहले इंग्लिश वाले लिख लो। रानी पद्मिनी वॉज डिस्क्राइब्ड एज द प्रिंसेस ऑफ सिन्हल आइलैंड इन द एपिक पद्मावत। जो उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा है उसका नाम पद्मावत दिया है, रानी का नाम तो पद्मिनी ही है। ठीक है बेटा? रानी पद्मिनी वॉज डिस्क्राइब्ड एज द प्रिंसेस ऑफ सिन्हल आइलैंड इन द एपिक पद्मावत, रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इन 1540। सन सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि बाद में जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लें तो आपका पता रहे 1540 की बात हो रही है, यानी ये टाइम है शेरशाह सूरी का। ठीक है, हिंदी वाले लिख लो। रानी पद्मिनी को महाकाव्य पद्मावत में सिन्हल द्वीप की राजकुमारी बताया गया है। रानी पद्मिनी को महाकाव्य पद्मावत में सिन्हल द्वीप की राजकुमारी बताया गया है, जो कि जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में लिखा गया है। ये अवधि में लिखा गया है, पद्मावत जो है ना, ये जो एपिक है, इट इज रिटन इन अवधि लैंग्वेज। ठीक है, लिख लिया हिंदी वालों? यस सर। आगे एक पॉइंट और लिख लो कि द व्यू ऑफ पद्मिनी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय फॉलोइंग। द व्यू ऑफ पद्मिनी या दिस व्यू ऑफ पद्मिनी हैज बीन एक्सेप्टेड। पद्मिनी वाली घटना को निम्नलिखित इतिहासकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। लिखना, नाम लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं। अबुल फजल इन अकबरनामा। नंबर 2, फरिश्ता
एक हिस्टोरियन हुए हैं, इनकी एक किताब है गुलशन इब्राहिमी, एक इटालियन ट्रेवलर हुए हैं, आगे हम देखेंगे। ये आपके कृष्णदेव राय के दरबार में भी आए थे, जो जो आपका ये है ना विजयनगर एम्पायर। जिसका माइक ऑन है, इटालियन ट्रेवलर मनुची, इसकी किताब का जो नाम है, जो बेटा किताब के नाम होते हैं ना उन्हें ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया करो, आदत बनाओ लिखने की, ताकि पता रहे किताब का नाम है। इसकी किताब का नाम है स्टोरियो दे मोगोर, इटली का है ये। मोगोर बोले तो मुगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इटालियन ट्रेवलर मनुची, स्टोरियो दे मोगोर, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखना इसको। स्टोरियो दे मोगोर, और ये है गुलशन इब्राहिमी, ठीक है, लिख लिया। यस सर। यस सर। अगला लिखो पॉइंट, नेक्स्ट। तिवाना मालवा कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा लिखो, अलाउद्दीन खिलजी का मालवा अभियान। सर ये 4th 1305। पॉइंट होगा ना? क्यों, दो ही तो हुए हैं अभी, रणथंभौर और चित्तौड़, और भी सर कुछ उसके लिखवाया पहले है? गुजरात का भी कराया नहीं, था। उससे गुजरात पहले एक भी, हो हाँ, गया। पहले गुजरात भी लिखा है। गुजरात का कराया था। ठीक है, चौथा लिख लो, चौथा लिख लो। इसमें डायरेक्ट लिख लो पॉइंट। वैसे ही आपसे नॉर्मली अगर यूपीएससी में पूछेगा, प्री स्पेसिफिक बता रहा हूँ, तो वो सिंपल आपसे यही पूछेगा कि इनको, इनका सही ऑर्डर क्या है, भाई पहले कहाँ उसने आक्रमण किया, दोबारा कहाँ किया, ठीक है। यहाँ पे एक ना, मालवा में किसका शासन था, कौन से राजवंश का, बताओ कोई, कौन बताएगा? रोहित बेटा, मालवा में कौन सा राजवंश था, किस डायनेस्टी का रूल था? सर पता नहीं सर। कोई बताएगा बिना कॉपी पीछे मोड़े? मैं बता देता हूँ, याद रिवीजन करो यार, तुम लोग रिवीजन नहीं करो, 30 तारीख को पेपर लूंगा। सर परमार परमार, वंश। ठीक है। तो यहाँ पे परमारों के ही एक राजा हुए हैं, महालक देव। कौन हुए हैं? महालक देव। ये थोड़े वीक थे, वीक किंग कह सकते हैं, इतने प्रभावशाली राजा नहीं थे। इनके जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर कह दीजिए, अब वजीर कह दीजिए सुल्तान वाले टर्म में, वो कोई एक गोगा करके थे, कहीं कहीं इनको कोका भी कहते हैं, पर्शियन में ग नहीं बोल पाते तो कोका बोल दिया। तो हुआ क्या, इसने तो मना कर दिया, इसने समझाया कि राजा जी आप तो रहने दो, आपसे तो कुछ होगा नहीं, अलाउद्दीन आएगा और आप तो उसके सामने वैसे ही ढह जाओगे, मुझे लड़ने दो। उधर से अलाउद्दीन को भी पता चला कि यार राजा तो अपनी बात मानने को एक बार को तैयार हो सकता है, लेकिन जो इसका वजीर आजम है, इसका जो प्राइम मिनिस्टर है गोगा, ये थोड़ा अड़ंगा डालेगा हमारे बीच में। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत शानदार कमांडर होता था, आईने मुल्तान, आइन उल मुल्तान, या कहीं कहीं आइन उल मुल्क भी लिखता है, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा आइन उल मुल्तान, मुल्तान का था ये, बहुत बेहतरीन कमांडर। तो अलाउद्दीन ने कहा कि मुल्क, मुल्तान, तुम जाओ और यहाँ पे आक्रमण करो। होता क्या है, आईने मुल्क यहाँ पे आक्रमण करता है, और ये महालक देव के नेतृत्व में जो गोगा जी लड़ रहे होते हैं, इनको डिफीट कर देता है, हरा देता है। उसके बाद हमने बताया था आपको, परमारों की राजधानी क्या होती थी, बताओ कौन बताएगा बिना पन्ने पलटे? परमाणु की राजधानी लिखवाई थी, क्या है राजधानी? सब डामाडोल है, मैं बोल के गया था 1 हफ्ते की छुट्टी है, पुराना सारा रिवाइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीक, इस वीक में आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म होगी और फिर तुरंत टेस्ट होगा। तो 1 वीक में कितना करोगे यार तुम लोग? अभी तक तुम्हें कर लेना चाहिए था अलाउद्दीन तक का, अब इस हफ्ते आज से जो चल रहा है वो करोगे। पढ़ लिख नहीं रहे हो भाई, मजा नहीं आता ऐसे। धारा सर या करंट में जो धार बोलते हैं, उज्जैन, उज्जैन, यस उज्जैन।
दो थी, दो लिखवाई थी मैंने, एक पॉलिटिकल कैपिटल, एक वो। उज्जैन और धर शायद। सर आपने ठीक कब है, लिखा है, सर? मैंने, ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है रोहित। उसके बाद तुम नहीं वर्ल्ड मतलब कप में बिजी हो गए, ट्रॉफी लगी नहीं हाथ, वो एक अलग बात है। अच्छा खेले तुम, अब नहीं वापस आ मतलब जाओ और इसमें थोड़ा ध्यान दो। नहीं लिखा तो नोट्स में आप एक बार देख ली। तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है रोहित या हिंदी है? इंग्लिश है सर मेरा। तुम्हें नोट्स तो मैंने भेजे भी थे शायद, मुझे याद आ रहा है, आपको प्रोवाइड कराए गए थे। मेरे को नहीं दिए सर, नहीं दिए सर। विशाल है आज क्लास में? नहीं है सर, कोई नहीं आता, 6 लोग होगा बस अभी क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सर एक बच्चे लेकिन का सिर्फ मेरे डिस्कशन पास वाले पे नोट्स है। अवेलेबल है। डिस्कशन वाले ग्रुप पे तो सारे नोट्स अवेलेबल हैं। हाँ, पता नहीं क्या है। चलो, तो जो धार थी या धारा थी वो इनकी कैपिटल थी। तो इसने धारा को रेड किया आइनुल मुल्क ने, और यहाँ पे एक धार आयरन पिलर लगा हुआ था। जैसे अशोक का आयरन पिलर है, ऐसे धार में एक आयरन पिलर था, उसको इसने तोड़ दिया था। ठीक है, ये धार आयरन पिलर बनवाया किसने था? 11वीं सेंचुरी में वही अपने राजा भोज परमार, पढ़े हैं ना, उन्होंने ही करवाया था। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लिख लो तुम पॉइंट। इसी में मालवा कैंपेन में लिखो, इन 1305 खिलजी आर्मी अंडर आइन उल मुल्क या आइन उल मुल्तान कैप्चर्ड मालवा फ्रॉम परमार राजपूत। 1305 ईस्वी में खिलजी सेना खिलजी सेना ने आइन उल मुल्क या आइन उल मुल्तान, कुछ भी लिख लेना। खिलजी 1305 ईस्वी में खिलजी सेना ने आइन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा पर अधिकार किया, मालवा पर अधिकार किया और परमार राजपूतों को हरा दिया। रिपीट करने एक बार सर। इन 1305 खिलजी आर्मी अंडर आइन उल मुल्क कैप्चर्ड मालवा फ्रॉम परमार राजपूत। 1305 ईस्वी में खिलजी सेना ने आइन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा को परमार राजपूतों से अपने अधिकार में लिया। अगला पॉइंट इसी में लिख लो, ये सब एमपी में ही जगह होती है। उज्जैन, मांडू, धार एवं चंदेरी को भी अधिकार किया या पर भी कब्जा कर लिया। उज्जैन, मांडू, धार एंड चंदेरी वर ऑल्सो कैप्चर्ड। ठीक है, लिख लिया? यस सर। सर जी पूछिए। सर धर कैपिटल था या धार कैपिटल था? बेटा, कैपिटल धारा थी उस टाइम पे, जो आज के टाइम पे धार डिस्ट्रिक्ट के नाम से है। धर तो कुछ भी नहीं है, पहले धारा नाम था। आज के टाइम में आप एमपी का मैप देखेंगे तो धार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ठीक है अगला लिखो, कौन सा नंबर आ गया? सर थर्ड। अरे यार, थर्ड? अभी तुमने बोला फोर्थ या फिफ्थ चल रहा है, थर्ड पे कैसे आ गया? वो सर मुझे लगा मालवा का पूछा आपने, वो फिफ्थ है, मुझे लगा मालवा ये में हो गया, पूछ रहे हो आप। इसमें ज्यादा नहीं है। दो ओके और सर। लिख लो, इनकी स्टोरी मैं तुम्हें बता दूंगा, थोड़ी जगह छोड़ देना, पहले लिख लो। पांचवा लिख लो, कैंपेन ऑन अलाउद्दीन कैंपेन ऑफ सिवाना, राजस्थान के बालोतरा जिला है, वहां पड़ती है जगह। सिवाना अभियान 1308 पांचवें नंबर पे। छठे पे जालोर कैंपेन, जालौर अभियान 1311। अब सुनना बात ध्यान से, ये है आपका चित्तौड़, इधर है आपका रणथंभौर, ये आपका मालवा, और ऐसे ही ये गुजरात, और यहाँ आपका बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे लगता है, चाहे राजस्थान का मैप देखना इंडिया को उठा के, जालौर। ठीक है, जालौर में चौहानों की एक शाखा, रणथंभौर में भी चौहान थे, जालौर में भी चौहान है, देवड़ा चौहान ये रूल करते थे। फिर वही बात,
10 बार की बताई हुई। ये दिल्ली है, ज्यादा ही गंदा हो गया। ये सब ट्रेड रूट पे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, एक तो रीजन फिर यही लिखना नहीं है, अब तुम लोग को सब पता है, सिर्फ कहानी सुनो। जालौर कहाँ पड़ रहा है, ट्रेड रूट पे पड़ रहा है। दिल्ली से साउथ जाइए आप तो भी यही पड़ेगा, साउथ का ये रास्ता है। और दिल्ली से गुजरात जा रहे हैं तो भी पड़ रहा है ये, ठीक है। ये वाला कलर दिख रहा है ना तुम लोग को, जालौर जो लिखा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नो सर, दिख रहा है। हाँ। दूसरा, यही जालौर में ही एक जगह पड़ती थी उस टाइम पे, आज के टाइम में जालौर डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह पड़ती है सांचौर, जो कि बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, थी इधर ही बिल्कुल जालौर के पास, ठीक है। सांचौर में मैंने बताया, यहाँ एक मिनट, देवरा लिख गया मैं, चौहान वो सोनकरा ब्रांच है यहाँ, सोनकरा चौहान है, देवरा चौहान नहीं। देवरा तो सिरोही में है, सिरोही इधर पड़ता है जहाँ आपका माउंट आबू वाला रीजन है। सोनगरा चौहान ब्रांच रहती है आपकी, रहती थी जालौर में। जालौर से ही लगा हुआ था सांचौर। मैंने बताया भाई, एक बड़ा राजा होता था, उसके छोटे भाई बंधुओं को अलग ठिकाने या जागीर दे देते थे। टेंट सिस्टम बताया था, फ्यूडल लॉर्ड्स पढ़ाया था, बोलो भाई, यस सर। याद है ना? यस सर। वैसे यस। सांचौर में उस टाइम थे आपके सामंत सिंह। सिर्फ कहानी की तरह सुनो, याद नहीं करना तुम लोग को, ये सामंत सिंह सोनगरा, क्योंकि चौहानों की सोनगरा ब्रांच है तो सामंत सिंह सोनगरा। इधर 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी बना सुल्तान, तो उसी के बाद तुरंत 1-1.5 साल बाद ये इस तरफ आया भाई, वही तो ये फिर वही रूट पे पड़ रहा है। तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी बना राजा, और 1-1.5 साल बाद ये इधर गुजरात की तरफ जा रहा था, और फिर वही यहाँ पे सांचौर में सामंत सिंह सोनगरा ने इसको रोका और वापस भेज दिया, ठीक है। एक तो ये था अलाउद्दीन के हमने कि यार अपने चाचा गए थे आज से कई साल पहले, और इसने वहां के लोगों ने हरा के भेज दिया, तो एक रीजन भी था जालौर पे कब्जा करने का या वो करने का। दूसरा, हम ये जानते हैं जब भी ये लोग आते थे तो उधर समर सिंह ने टैक्स वसूल किया था। ऐसे ही जब अलाउद्दीन एक बार आया तो यहाँ जालौर में राजा होता था, जालौर की बात हो रही है अब, कान्नड़ देव सोनगरा, इसने मना कर दिया कि नहीं हम आपको पास नहीं होने देंगे, हम गुजरात नहीं जाने देंगे। इसी के बाद मैंने पहले बताया था, जब मैं आपको चित्तौड़ अभियान पढ़ा रहा था, मैंने बताया था देखो यहाँ बना रखा है जालौर, दिख रहा है ये। मैंने क्या बोला था, अलाउद्दीन पहले जालौर से होके जा रहा था, 1299 की बात चल रही है, तो जालौर वालों ने मना कर दिया था। उसके बाद ये चित्तौड़ से गया, और जहां पे समर सिंह ने इससे टोल वसूला या टैक्स कह दो। कनेक्ट हो रही है चीजें, बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोग को ये न लगे कहाँ कैसे। इतनी बात समझ में आ रही है? सर आ रही है टैक्स नहीं? वसूला नहीं लिया। यार वसूलना या लेना एक ही तो बात होती है। सर आपने बताया था राजस्व वसूला जाता है। टैक्स भी तो वसूल सकते हैं, मैंने कब बोला? टैक्स भी तो एक तरह का राजस्व ही हुआ। मैंने दोनों तो बताया था ऊपर से नीचे जब आता है, वो चीज बताया था कि टैक्स ऊपर से नीचे लगेगा, राजस्व नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था इन लोगों ने रोक दिया था जालौर वालों ने, तो ये चित्तौड़ के रास्ते गया, वहां समर सिंह ने इनसे टोल लिया, टैक्स लिया कि नहीं जी आप तो ऐसे नहीं जाओगे। अब वापस इसी बात पे आए, तो कान्नड़ देव सोनगरा यहाँ पे जालौर में होता था। इसको ये पता था कि यार मैंने बताया था जितने भी ये बाहर से अरब इन्वेडर्स कह लो, तुर्क इन्वेडर्स कहो, इनको क्या बोलते थे, मलेच्छ। तो इसको ये था नहीं, जो भी ये मलेच्छ आते हैं ये बार बार आके हमें लूटते हैं और हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं। तो इसने कहा नहीं जी नहीं, मैं इधर से तो आपको कतई नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। इसीलिए फिर समर सिंह के पास गए और वहां से टैक्स वाली स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये इधर गए चित्तौड़ से होके 1299 और उसी टाइम की बात हो रही है, लौटते पे ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर है अपना, तो सोमनाथ मंदिर की
शिवलिंग को इन्होंने तोड़ा और जो भी उसके टुकड़े हुए उन्होंने कहा ये हम दे देंगे कसाई को, किसी को। और जो कसाई जो मांस जो मीट तौलता है वो अब पत्थर की जगह, तब तो बाट वाट होते नहीं थे, अब इसको एक तरफ रख के, ये भी पत्थर ही है, शिवलिंग थोड़ी है, पत्थर है ये, इसको एक तरफ रख के और इससे मांस तौलेगा। और वही मांस वाले हाथ किस में लगेंगे? इस टूटी हुई शिवलिंग में। इनडायरेक्टली हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना, आहत करना। ठीक है। अब हुआ क्या, जब इधर से तो रास्ता नहीं मिला, जालौर से चित्तौड़ होके गुजरात गए, लूट के आए, सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग तोड़ी और वापस इनका ये प्लान था। जब ये आए तो कान्नड़ देव सोनगरा ने ही, इसी ने अपने एक कमांडर, इसका होता था जयता देवड़ा, नाम नहीं याद करने, सिर्फ कहानी की तरह सुनो इसको। मैं तुम लोग को पीछे की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बता रहा हूँ उसका, कैसे चीजें हुई, वरना तो सिंपल इसमें आपको कहीं नहीं पढ़ना। आप कहीं भी यूपीएससी का पढ़ लोगे वो यही बताएगा हाँ ये 4-5 कैंपेन थे, आगे बढ़ जाएगा सदर्न कैंपेन पे। मैं कहानी सुना रहा हूँ ताकि आप लोग का एक इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है। तो कान्नड़ देव सोनगरा ने अपने एक कमांडर को भेजा, कमांडर का नाम था जैता देवड़ा, इसको भेजा। और इसने उस टाइम, अब फिर बताओ, 1299 में जो गुजरात अभियान था, कैंपेन था, इसमें कौन कमांडर था अलाउद्दीन का? नाम बताइए, देख सर के बता उल्लू दो यार। खान और नुसरत। वेरी गुड। उलूग खान और नुसरत खान। जैता देवड़ा ने इस पे अटैक कर दिया और जो ये सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के जो टुकड़े थे वो जैता देवड़ा ने इससे टुकड़े जो थे वो छीन लिए और छीन के लाके दे दिए किसको? कान्नड़ देव सोनगरा को। और कहते हैं आज भी आप जाए जालौर में, कान्नड़ देव सोनगरा ने उन छोटे छोटे टुकड़ों से 5 अलग जगह शिव मंदिर बनवाए। अब देखना, बहुत मैं तुम्हें इंटरलिंकिंग सिखा रहा हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स। ये वही टाइम है, एक तरफ तो उलूग खान जो वो गुजरात लूट के लौट रहा था, शिवलिंग के टुकड़े थे उसके पास, वो जैता देवड़ा ने छीन लिए, प्लस जो लूट का माल था वो भी, लूट का माल भी छीन लिया। प्लस इसी टाइम पे मैंने बताया था जो मंगोल नवीन मुसलमान थे, कौन कौन? मोहम्मद शाह और के हबरू, ये भी विद्रोह कर दे रहे हैं। तो अलाउद्दीन खार खाए बैठा था। इसको ये तो पता चल गया कि यार ये जालौर वालों ने नाक में दम तो किया है। इसी के टाइम पे हमारे अपने भी जो मंगोल नवीन मुसलमान थे उन्होंने भी धोखा दिया। उलुग खान आया, बताया अलाउद्दीन को कि भाई साहब जालौर वालों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, चप्पलें लेके वापस जाना पड़ा। अलाउद्दीन को भी लगा कि आधी लूट ये ले गए, आधी लूट मोहम्मद शाह केहबरू ले गए, ये चले गए रणथंभौर अमीर चौहान के पास। तो अलाउद्दीन ने इसको समझाया उलुग खान को, तू अभी शांत रहे, पहले अपने को निपटना है रणथंभौर और चित्तौड़ वालों से, और बाद में इनका भी नंबर आए। तो रणथंभौर और चित्तौड़ वाला हमने देख लिया। अब ये क्या करता है, बढ़ता है किसकी तरफ? बोलो, किसकी तरफ बढ़ता है? तुम लोग हो क्लास में कि नहीं हो यार? सर जालूर। हूँ, जालोर कैंपेन में जाता है अभी ये। जालौर की तरफ जाता है। अब जब जालौर की तरफ ये जा रहा है तो हम देखते हैं, नॉर्मल राजस्थान के बहुत फिर डीप में हिस्ट्री में हो जाएगा, लेकिन समझो जालौर से पहले एक जगह पड़ती है सिवाना, और इस सिवाना को कहा जाता है की ऑफ जालौर, जालौर की कुंजी। कि यार जालौर पे कब्जा करना है तो पहले आपको ये सिवाना को जीतना पड़ेगा। ठीक है। तो अलाउद्दीन पहले यहाँ पे अटैक करता है। सिवाना में कौन है? यही सोनगरा चौहान और इसी कान्नड़ देव सोनगरा, जो कि यहाँ पे कौन है? कान्नड़ देव सोनगरा। इसी के भतीजे दो, एक सातन एक सोम, ये कहाँ पे है? सिवाना में है। वही चीज फिर से होती है जी, अलाउद्दीन की सेना सिवाना को घेर लेती है, फिर कोई अपना एक इंसान, किसका? सिवाना वालों का, धोखा देता है। वही किया जाता है, गाय की हड्डियां अनाज में मिला दी जाती है, पानी में गाय का खून मिला दिया जाता है और फिर ये लोग साका करते हैं। ठीक है। ये रही सिवाना की बात। तो पहले ये लिख लो 2-4 पॉइंट सिवाना वाले में, आप लोगों ने लाइन छोड़ी होगी ना, उसमें लिख लो।
Yes, sir. Alauddin defeated nephews of Kannada Dev. nephews of Kannada Dev. अलाउद्दीन ने कान्नड़ देव के भतीजों सातल और सोमदेव को हरा के सिवाना पे कब्जा कर लिया. अलाउद्दीन डिफीटेड nephews of Kannada Dev, Satal and Somdev of Sivana and captured Sivana. Alauddin changed name of Sivana to Khairabad. इसका नाम बदल के कर दिया खैराबाद. सिवाना was called as the key of जालोर. सिवाना को जालोर की कुंजी कहा जाता था. सिवाना को जालोर की कुंजी कहा जाता था. सिवाना was called as the key of जालोर. अगला पॉइंट. Alauddin handed over the fort of Sivana. Alauddin handed over the fort of Sivana. ये कौन सा कलर आ गया? टू कमलुद्दीन गुर्ग. इसका कोई गुर्गा रहा होगा बढ़िया कमाल का. अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को कमलुद्दीन गुर्ग के हाथों सौंप दिया. कमालुद्दीन. अगला, इसमें इतना हो गया. अगला कौन सा जालौर वाला था? Yes, sir. हुआ क्या, मैंने आपको बताया था ऊपर मैप पे, यहीं आ जाते हैं. तो यहाँ पे कान्नड़ देव सोनगरा था. अब मैंने लिखवाया था आपको आइनुल मुल्क के बारे में लिखवाया था, जिसने मालवा पे आक्रमण किया और वो बेहतर कमांडर था, बेहतरीन कमांडर था. तो अलाउद्दीन ने आइनुल मुल्क को भेजा. कह रहा यार तुम जाओ और इस कान्नड़ देव को बता के आओ. कह रहा और उसको बता देना कि मेरा नाम अलाउद्दीन है, मैं सिकंदर सानी हूँ, मैं गुजरात जीत चुका हूँ, मैं रणथंभौर जीत चुका हूँ, मैं चित्तौड़ जीत चुका हूँ और ये जालौर भी कब्जे में कर लिया है. अब ये बचा, सॉरी सिवाना भी कब्जे में कर लिया है, अब सीधे उस पर ही अटैक होगा. तो इस चीज को सोच लो. तो भाई साहब कान्नड़ देव ने कहा, गया ये समझाया और कान्नड़ देव इसकी बात मान गया कि मैं ठीक है भाई आपसे ट्रीटी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. और कान्नड़ देव एट टाइम्स अलाउद्दीन के दरबार में भी बैठने लगा. तो एक दिन हुआ, अलाउद्दीन ऐसे ही बोला कि मैं तो सिकंदर सानी हूँ, पूरा हिंदुस्तान जीत लिया और कोई हिंदू राजा नहीं बचा जो अब मुझे शिकस्त दे सके. कान्नड़ देव को ये बात चुभ गई. कह रहे हुजूर एक मिनट, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जा रहा हूँ जालौर. मैं किधर जा रहा हूँ? जालौर. और आप अपनी सेना लेके आओ, फिर मैं बताता हूँ हिंदू राजा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता. ठीक है. फिर उसके बाद यही वाली घटना जो मैंने बताया, ये बेसिकली मैंने आपको लिखवा पहले भी बता रहा हूँ. उसी के बाद फिर अलाउद्दीन को ये बात लगी और इसने जालौर पे अटैक करने की सोची. लेकिन जालौर को जीतने से पहले आपको क्या करना होगा? सिवाना को जीतना होगा और उसके बाद जालौर पे अटैक करना होगा. दूसरी बात, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उसके अलाउद्दीन के दरबार में कान्नड़ देव नहीं रहता था. कान्नड़ देव का एक बेटा था वीरम देव. बहुत ध्यान से सुनना, अब तुम लोग को मैं एक लव स्टोरी सुनाने वाला हूं. वीरम देव यानी सन ऑफ कान्नड़ देव सोनगरा, ये रहता था. और ये अपने आप में बेहद खूबसूरत और कमाल का नौजवान. आज के टाइम में भाई आप लोग जिसको भी माने, रणबीर कपूर टाइप का मस्त एकदम, और दिमाग से भी अच्छा, बुद्धिमान चरित्र का व्यक्ति. और सब इससे बड़े ही खुश, सब इससे बड़े ही प्रभावित. तो एक दिन ऐसा हुआ. अच्छा, इसका क्या था ना, वीरम देव के बाल बहुत कम थे, पूरी बॉडी पे बहुत कम बाल थे. अच्छा, अलाउद्दीन को ये चीज पता चली तो अलाउद्दीन ने इससे मस्खरी करने की सोची. कह रहे नौजवान वीरम देव, ये बताओ जब भगवान बाल बांट रहा था तो तुम वहां नहीं थे क्या? तुम्हारे तो बाल ही नहीं है शरीर पे. तो अब वो मैंने बताया कि वो बुद्धिमान भयंकर, कौन? वीरम देव. तो वो बोला, जी उस्ताद, एक्चुअली हुआ क्या ना, जहां बुद्धि बांट रहा था ऊपर वाला, मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया और आप वहां जा नहीं पाए. आप बाल वाले पे 2 बार चले गए, इसलिए आपके बाल ज्यादा है, मेरी बुद्धि ज्यादा है. सब लोग एकदम बड़े, वाह भाई क्या जवाब दिया. अच्छा, मनीमन अलाउद्दीन भी खुश हुआ कि यार इसने जवाब तो तगड़ा दिया है. तो इससे काफी प्रभावित थे. बाद में पता चला
बातें फैली कि यार कोई एक नौजवान है जालौर का राजकुमार वीरमदेव, और वह सुल्तान के दरबार में रहता है, और क्या बेहद खूबसूरत डील का डाकी टाइप का, जिम में जाता है, बॉडी शॉडी बनाता है, प्रोटीन शेक लेता है, और दिमाग भी बहुत बढ़िया उसका, सारी लाइव क्लासेस लेगा, सारे टेस्ट लगाएगा, सब कुछ। इस बार तो इसका यूपीएससी निकलेगा ही निकलेगा। ये बात धीरे 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 होते हुई पता चली। अलाउद्दीन की एक राजकुमारी होती थी, एक बेटी होती थी फिरोजा, कलर भी मैंने फिरोजी ले लिया, फिरोजा। इसको पता चली, ये यंग एलिजिबल बैचलर पापा के दरबार में बैठता है, और इसने कहा अलाउद्दीन से कि पापा, मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा है, और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, और मैं निकाह करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या, वो गैर मजहबी, तो उससे शादी करेगी, और कोई ढूंढ ले, ये सब नहीं हो सकता। अच्छा, इसके माँ नहीं थी, इसकी फिरोजा की, तो भाई एक ब्लैकमेल कि हाँ पापा आप क्यों करोगे, आज मैं मेरी माँ होती तो वो मेरा दुख समझती, आप थोड़ी समझोगे। अब भाई बाप का दिल तो बाप का दिल, वो कहता है ठीक है तेरी यही मर्जी। तो ये वापस कान्नाड़ देव के पास जाता है, कौन, अलाउद्दीन, और कहता है कि ऐसा ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए आपका बेटे का हाथ मांगता हूँ। अच्छा, कान्नाड़ देव को इस चीज की भनक तो थी, लेकिन उसका कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं गैर मजहबी एक तुर्कानी लड़की से, तुर्क थे ना ये लोग बाई बर्थ बाई डिसेंट, तो कि मैं अपने बेटे की शादी या कोई रिश्ता करूं। तो इसने बहाना बना दिया कि अरे हुजूर, कहाँ हम एक मामूली से छोटे से राज के राजा, और आप कहाँ हिंदुस्तान के सुल्तान, हमारी आपकी क्या है, हमारे पास ना इतने पैसे। तो अलाउद्दीन ने कहा पैसे की चिंता मत कर, पैसे हम तुझे देंगे, तू तो तैयार है कर ब्याह की। तो उसने कहा ये सही है, लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। लेके वीरमदेव और कान्नाड़ देव ये लोग चले गए वापस जालौर, और वहां जाकर ठेंगा दिखा दिया कि हम तो नहीं कर रहे शादी तुझसे, जा तेरी बेटी से पैसा भी रखेंगे, और अपना किला विले की मरम्मत पूरी बढ़िया ये कराने लगे। अलाउद्दीन खार खा गया इस चीज से, इसने कहा अब मैं इन लोग को नहीं छोड़ूंगा। फिरोजा बोली कि पापा एक बार रुक जाओ, मुझे समझा। तो ये बोला अलाउद्दीन, तेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रही है, तेरे बाप का इतना मान लेके चलेगा और वहां जाके धोखा दे दिया, तुझे लगता है तू वहां खुश रहेगी, अब तो समझ जा। फिरोजा बोली डैडी क्या करूं मैं, दिल तो पागल है, शादी करूंगी तो वीरम से ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो ये फिरोजा जाती है, और मतलब ये कहा जाता है, मतलब कहानियों में ऐसा मिलता है कि वीरमदेव इससे मिला भी नहीं था, अपने दरबारियों से कहलवा दिया था कि उसे मना कर दो, मैं नहीं करूंगा, मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म का हूँ, मैं तुर्का ना कल करूं। बाद में देखते हैं फिरोजा की एक फॉस्टर मदर होती है गुलवेश्त करके, दाही माँ जिसको कहते हैं, वो जाती हैं, उनको भी मना करके बेइज्जत करके ये लौटा देते हैं। अब अलाउद्दीन का एक ही मकसद है, जालौर को खत्म करना, पूरी तरीके से इसके शासन को खत्म करना। तो ये पूरी फौज लेके निकलता है अलाउद्दीन। अच्छा, फिरोजा कहती है कि आप लोग जा रहे हो, लेकिन उसको मारना मत, उसको लेके आ जाना, मैं उससे शादी करूंगी। अलाउद्दीन बोला ये गई दिमाग से पैदल हो गई, तुम लोग चलो और अटैक करो। अब वहां पे ये अटैक करते हैं, कहा मैंने पहले बताया, यहाँ तो कर चुके हैं, किधर, वो सिवाना पे, तो सिवाना क्या था, कीटू जालौर। अब जालौर की बारी आती है, फिर वही चीज हुई, समझना बहुत ध्यान से। ये जालौर का किला है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, कोई बीच में हाँ हूँ कर दिया करो यार। यस सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ अलाउद्दीन की फौज आती है, और अब ये लोग बाहर रुके हुए हैं। फिर कोई एक बंदा इन्हें जालौर किले का ही मिलता है, बीका दहिया नाम का सरदार होता है, बीकों का दहिया, ठीक है। इसको वही लालच दिया जाता है कि एक काम कर, तू तो हमारी मदद कर, राज बता कहाँ से इस किले में घुसे, और अगला राजा तू होगा। कौन होगा तू, अगला राजा, तुझे जालौर का राजा बना देंगे। अब ये बता करना क्या है, ये है किला, कैसे कहाँ से अटैक करें। तो इसने कहा साहब देखो, ये किला है अपने आप में मजबूत, आप यहाँ खड़े रहोगे परेशान हो जाओगे, ऑलरेडी मैंने देखा है, रणथंभौर में आप 9 महीने खड़े रहे, आगे 8 महीने खड़े रहे चित्तौड़ में, आप जीते, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है, आपका टाइम वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। मेरे को एक बात पता है, ये जो किला है, इस किले की एक साइड की दीवार कच्ची है। अलाउद्दीन ने कहा वेरी गुड, तुम बताओ, अगले शहंशाह बादशाह तुम ही होगे, सुल्तान यहाँ के जालौर के, फिर बताओ कौन सी है दीवार। तो बीका डैया बोला वो तो नहीं पता। अलाउद्दीन बोला अरे मंगते, जब तुझे ये नहीं पता तो कहाँ से सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा है, पैसे वापस कर मेरे तूने लिए। कह रहे नहीं 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 नहीं, इसका लेकिन मेरे पास एक तरीका है कि हम पता लगा सकते हैं।
राई होती है, राई आपने देखा होगा आप लोग के किचन में मम्मियां बनाती है खाना, राई, ठीक है, ब्लैक ब्लैक थोड़ी एक सरसों होती है, एक राई होती है। तो ये कहा जाता है राई को अगर किसी कच्ची जमीन में आप बो दो तो वो एकदम फूट जाती है, मतलब अंकुरित हो जाती है तुरंत। ये राई का एक स्वभाव है। राई के बीज को अगर आप किसी कच्ची मिट्टी में ऐसी सॉइल में डालें जो कच्ची हो तो वो एकदम अंकुरित हो जाएगी सुबह तक, कुछ घंटों में, ठीक है। तो इसने कहा कि हुजूर ये मेरे पास तरीका है कि आप राई के दाने मंगवाइए और इस किले के चारों ओर ये राई के दाने टिकवा दीजिए। जहां भी अगली सुबह तक राई का दाना फूट गया, अंकुरित हो गया, बस समझ लो वहां की जमीन कच्ची और उस तरफ की दीवार कच्ची। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कहानी? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब सुनिए अब हुआ क्या। रातों रात सबसे पूरे गांव में कहा गया कि भैया राई आए, जितने भी इनके थे सिपाही, कि जाओ दूर दूर के गांव से राई लेके आओ, राई के बोरे लेके आओ और इनके बिछाओ। लोग मतलब सोने के भाव राई बिकी थी, ऐसे ऐसे 100-100 रुपए का एक दाना उस टाइम में। 100 रुपए तो मैंने बोल दिया, उस टाइम जो भी करेंसी रही होगी, 100 सिक्के लो सोने के और राई का 2 दाने या 10 दाने इस तरीके के। पूरी राई लाए ये लोग और इन्होंने इसके चारों ओर बिछा दी। ठीक है, सुबह तक देखें एक तरफ की राई फूट गई, यहाँ की, अब पता चल गया ये दीवार कच्ची है। अच्छा, उसमें फिर मेरे जैसा एक आलसी भी था, वो मैं आया सुबह बोरा लेके कि साहब, ने कहा था राई का बोरा ये लो। अरे कितने रुपए का? बोला 1 रुपए का। मैंने कहा है, कल रात तो 100 रुपए का था। तो उसने कहा बेटा राई रा भाव रात हो गया। इवन राजस्थान में आज के टाइम भी ये कहावत है, जैसे नॉर्मली अपने क्या कहावत चलती है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे ही वहां है कि भाई मान लो आपको कोई फॉर्म भरना है, अभी किसका एक फॉर्म आया मान लो, और आप 20 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, आप भरने चले हो 21 को, और तो आदमी बोलेगा यार राई रा भाव रात ही गया, कि मतलब जो होना था वो तो हो गया, तू बहुत लेट आया है। तो कहा जाता है ये जो जालौर का किला था, ये किसके लिए कहा जाता है कि ये राई के भाव बिक गया था, राई के भाव बिक गया था, क्योंकि बीका दहिया नाम के एक आदमी ने बिट्रे कर दिया था, धोखा दे दिया था। जब इस क्वेश्चन के चांसेस नील के बराबर है कि तुमसे पूछेंगे, लेकिन अब जब कहानी सुन रहे हो तो तुम्हें पता रहे कि तुमने इतना रणथंभौर के बारे में पढ़ा है, चित्तौड़ के बारे में, ये सब मालवा, तो पता रहेगा कोई राई के भाव कौन सा किला बिक गया था, जालौर का किला राई के भाव बिक गया था। तो हुआ क्या, इन्होंने अटैक करना शुरू किया। अच्छा, पिछली रात को अब देखिए हुआ क्या, ये तो अलाउद्दीन बीका दहिया ने बता दिया था, अगले सुबह ये सब हो गया। पिछली रात को बीका दहिया बड़ा खुश, इसको लगा अपने तो राजा बनेंगे, पता चल गया अलाउद्दीन को, सुबह तक अंकुरित हो जाएंगे ये दाने राई के, और फिर अटैक करके अपने राजा। ये बड़ा खुश आया अपने कमरे में, पत्नी थी, बोली तू तो पैग लगा 2-2 और आज तू भी मेरे साथ। कह रहे, वो कह रही क्या हुआ इतने खुश कैसे? कह रहे तू चिंता मत कर, अब तो पैसे की लगा दूं ढेरी तेरे लिए, बन जा तू मेरी रानी, तेरे लिए महल बना दूंगा। कह रहे आपको हुआ क्या है, ऐसा क्या अगर रात भर में कौन सी लॉटरी लग गई? तो भाई शराब के नशे में 3-4 पैग उसके अंदर गए और उसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, मैंने अलाउद्दीन से सेटिंग कर ली है, उसको बता दिया और अगली रानी तू होगी, तू तो तैयारी कर। वो महिला देशभक्त, देश प्रेमी, उसको ये कतई नहीं गवारा कि मेरा राजधर्म से ऊपर मेरा पति हो जाए। और उसने कहा कि कितने बेलखने, कितने मक्कार, निहायती घटिया इंसान से मैंने शादी करी, और वो लेती है तलवार और वहीं उसका धड़ सर धड़ से अलग कर देती है, काट देती है। ऐसी ऐसी वीरंगनाएं हुई है हमारे हिंदुस्तान में, कि जिसने, एक पन्ना धाय के बारे में आपने सुना होगा, जिसने अपने बेटे को लुटा दिया था अपना साम्राज्य अपने राजा को बचाने के लिए। ऐसे ही ये ऐसे आगे हम 2-3 और चर्चा करेंगे औरंगजेब का जब टाइम आएगा। तो इसने अपने पति को ही मार दिया था, हीरा दे करके नाम था उसका। अगले दिन फिर ये पता चली गया, अंकुरित हो गए यहाँ पे राई के दाने, दीवार से अलाउद्दीन ने सारी फौज अपनी, सारा फोकस इसी तरफ लगा दिया और यहाँ से किले में घुस गए। फिर वही हुआ काका, ठीक है, लोग आए लड़े। अच्छा हुआ क्या, इस लड़ाई में जो वीरम देव था, कानड़ देव का बेटा, वो बेहद बहादुरी से लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते जब वो मरने लगा, तो मतलब जब मरा लड़ा तो कहा गया उसके सारे अंग भंग कर दिए गए, सिर पैर हाथ कान आंख नाक सब अलग। अब हुआ क्या, अब पता नहीं भी वीरम देव का है। फिर किसी सैनिक को याद आया, या अलाउद्दीन ने कहा कि यार मेरी बेटी ने कहा था इसको मारना नहीं था, तो लोगों ने मार दिया, चलो एक काम करो, इसका सिर लेके चलो और वो मेरी बेटी को दे देना। ढूंढा गया भाई,
एक सिर मिला और हाँ पता चला ये वीरमदेव का ही है, उसको लेके पहुंचे। पहले तो वो बिल्कुल पागल हो गई फिरोजा की, नहीं डैडी आपने ये क्यों किया, उसको लाना चाहिए था। कह रहा चलो कोई बात नहीं, मुझे आखिरी दर्शन ही करा दो उसके। तो प्लेट में उसका सिर लाया गया। और ऐसी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, कवि की कल्पना ही समझ लो। वो कहते हैं कि जब उसने ऐसे हटाया कपड़ा ऊपर से, तो वीरम देव की जो मुंडी थी, जो सिर था, वो घूम गया। फिरोजा फिर दूसरी तरफ आई, वो सिर फिर दूसरी तरफ घूम गया 180 डिग्री। कहने का मतलब वीरम देव ने कह दिया कि ना तो मैं तुझे जीते जीते जी मिलूं, ना मैं मरने के बाद तुझे मिलूं, ना मैं मरने के बाद तुझे दर्शन दूं। बाद में कहते हैं कि फिरोजा उस सिर को लेके यमुना नदी में डूब के आत्महत्या कर लेती है। तो मेरा मन है आरुष सर, अगर आप सुन रहे हैं, कि कभी अपने पास ऊपर वाले के कर्म से पैसे हैं तो इस लव स्टोरी को बनाया जाए। क्या फिर दिल तो पागल है और ये सब है, क्यों जी? ठीक है सर, ठीक सर है। ये वन साइडेड लव स्टोरी है। हाँ, वन साइडेड लव स्टोरी का मजा अलग होता है ना। स्टोरी लव स्टोरी स्टोरी होती है ना। वही जो मकाम तक ना पहुंच तो पाए सच में अपने, बना रहे बाकी ये क्या? सब तो, ये तो बॉलीवुड में दिखाया जाता है हैप्पी एंडिंग। कहानियां वही प्रचलित हुई, उन्हीं को सुन के आगे बढ़े जो अधूरी रह गई। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं, कहानी सुन ली आप लोगों ने, पॉइंट लिख लो इसमें। इसके बाद 2-4 मिनट का ब्रेक करके आज, क्योंकि आज मेरे को ये खत्म कराना है तुम लोग का खेल, ये बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर। इसके बाद आधे पौन घंटे क्लास और होगी, इसको खत्म कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, मुझे ये बता दो। सर अभी 11 Alauddin मिनट है। handed over the fort of Siwana to Kamaluddin Gurg. ठीक है, अगला लिखो यही जालौर वाला कैंपेन में 1311 लिख लो, अलाउद्दीन कमांडर। अच्छा, इन दोनों के एक बॉक्स में अलग से लिख लो बेटा, मतलब ऐसा करना जो ये सिवाना और जालौर के पैरेलल में ही रहे वो बॉक्स। एक बॉक्स में एक चीज लिख लो, क्योंकि ये दोनों अपने में लिंक्ड है। मेन बात जालौर की थी, लेकिन जालौर से जीतने के पहले ये सिवाना पे हमला करना जरूरी था। तो एक अलग से लिख लो एक पॉइंट बॉक्स में, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, हिस्टोरियन है, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आईने मुल्क, वही मालवा में जो गया था, या आईने मुल्तानी भी बोलते हैं इसको कई जगह। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन का सेनापति आइनुल मुल्क या आइनुल मुल्तान टुक कान्नड़ देव सोनगरा ऑफ जालौर टू दिल्ली, मतलब एक तरह से ट्रीटी कर ली थी, मैंने बताया था ना। टुक कान्नड़ देव सोनगरा ऑफ जालौर टू दिल्ली। ये सिर्फ इसलिए पॉइंट लिखवा रहा हूं, कोई पूछेगा नहीं, बस ये पता रहे कौन से कमांडर को भेजा था, कमांडर का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक बैक स्टोरी रहे आपके माइंड में, सिर्फ ये आगे लिख लेना। लेटर लेटर ही की बात मतलब कान्नड़ देव की बात हो रही है। लेटर ही एक्सेप्टेड अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर विद हिंदू किंग। अलाउद्दीन ने कहा था ना कि अब तो मैंने सब हिंदू राजा को हरा दिया, तो उसने कहा नहीं, मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा। अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर विद द हिंदू किंग। आगे चलकर या बाद में कान्नड़ देव ने अलाउद्दीन की हिंदू राजाओं के प्रति खिलाफ युद्ध की चुनौती को स्वीकारा एंड रिटर्न टू जालौर, और वो जालौर वापस आ गया। कहने का मतलब ये है, आप लोग अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद इस चीज को पढ़े तो पता रहे कि हाँ भाई, अलाउद्दीन ने अपने आइनुल मुल्क या आइनुल मुल्तानी नाम के एक सोल्जर को, एक सिपाही, सॉरी कमांडर को भेजा, और कान्नड़ देव से उसने ट्रीटी करी, बात भी मान ली, और वो दिल्ली आ गया। लेकिन बाद में अलाउद्दीन के उकसाने पर, या कोई भी एक अलाउद्दीन ने ऐसा चैलेंज दिया कि मैं तो फिर से मतलब किसी भी हिंदू राजा को हरा सकता हूं, तो वापस चैलेंज स्वीकार करके, चुनौती स्वीकार करके वापस जालौर आ गया। ठीक है, लिख लिया भाई? जी सर। इसी बॉक्स में एक पॉइंट और लिख लो, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो फिर वो राजस्थान हिस्ट्री के पॉइंट से हो जाता है। नैन्सी, मुणोत नैन्सी एक हुए है, मुणोत नैन्सी, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, या नैन्सी ऐसे लिखना हिंदी वालों, अगर नाम लिखना है नैन्सी, हैज साइटेड द रीजन फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज, मतलब जो नैन्सी है, इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट या इस मतभेद का जो कारण बताया है, वो बताया है
प्रिंसेस फिरोजाज अट्रैक्शन टू वीरमदेव, राजकुमारी फिरोजा का वीरमदेव के प्रति मोह। वीरमदेव कौन था? प्रिंस ऑफ जालौर, ब्रैकेट में लिख लेना। जालौर का राजकुमार कौन है? वीरमदेव। और अलाउद्दीन की बेटी कौन है? फिरोजा। According to Nancy, Nancy has cited the reason for this conflict as Princess Firoza's attraction towards Viramdev, the Prince of Jalor. नैन्सी ने इस मतभेद का कारण राजकुमारी फिरोजा का जालौर के राजकुमार वीरमदेव के प्रति मोह को बताया है। बस ये बॉक्स बंद कर दो। अब वापस आ जाओ जालौर वाले पॉइंट में। फिर याद रखना, कंफ्यूज मत होना, आइनुल मुल्तानी को भेजा था समझाने के लिए और आइनुल मुल्तानी को एज अ कमांडर लड़ने के लिए मालवा के टाइम भेजा था। ठीक है, ऊपर आपने देखा सिवाना में इसने किसको हैंड ओवर कर दिया? कमलुद्दीन गुर्ग को। तो जालौर में भी कमांडर कौन जाएगा? कमलुद्दीन गुर्ग। तो जालौर में सिर्फ डायरेक्ट लिखो अलाउद्दीन कमांडर कमलुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन डिफीटेड कान्नड़ देव एंड हिज सन वीरमदेव। ये लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो कि साका वाज परफॉर्म्ड इन जालौर अंडर लीडरशिप ऑफ कान्नड़ देव एंड वीरमदेव, या डायरेक्ट लिख दो अलाउद्दीन डिफीटेड कान्नड़ देव एंड वीरमदेव। अगला पॉइंट स्टार बना के, डबल स्टार बना लेना। अलाउद्दीन चेंज्ड द नेम ऑफ जालौर टू जलालाबाद। यार हमने चाचा को तो मार दिया, लेकिन चाचा के नाम पे भी चलो नाम रख देते हैं, दोनों जे से आ रहे हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी के नाम पे इसने रख दिया। अलाउद्दीन चेंज द नेम ऑफ जालौर टू जलालाबाद। आगे इसी में अंडरलाइन करके एक और पॉइंट इसी में लिखना, एंड गॉट दी अलाई मॉस्क, अलाई मस्जिद बिल्ट देयर। वहां पे अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। इस अलाई मस्जिद को ही स्लैश करके लिख लेना तोप खाना। यहाँ पे एक्चुअली तोप खाना होता था जालौर वालों का, वहीं पे इसने मस्जिद बनवाई थी। एंड हियर ही गॉट कंस्ट्रक्टेड अलाई मस्जिद या तोप खाना मस्जिद। देख लिया भाई? सर अलाई मस्जिद बनवाया है? हाँ, और इसी को तोप खाना मस्जिद भी कहते हैं।